बाइंग वेट क्वांग के साथ हुए उस कार एक्सीडेंट के बाद मैं पिछले 6 सालों की सारी मेमोरीज खो देता हूँ, जिस पर आंख खुलते ही अचानक से मेरी एक वाइफ निकल आती है और साथ में एक बच्चा भी जो मुझे लगातार परेशान करता रहता है। कुंगिया, आप होश में आ गए क्या? कुंगिया, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। लगता है आप लोग किसी और को पहचान रहे हैं। जिस पर सामने खड़ा आदमी कहता है कि कौर फैमिली की बड़ी बेटी मुझसे बहुत गहरा प्यार करती है, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ बेहद कोल्ड बिहेवियर करता रहा, यहाँ तक कि अपने बच्चे की तरफ भी कभी ध्यान नहीं दिया। इस बार कौर टोंग विदेश में बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे मेरे एक्सीडेंट की खबर मिलती है, वो तुरंत अपना काम छोड़कर 10 घंटे से भी ज्यादा का सफर तय करके वापस लौट आती है, जिस पर अभी जेट लैग से ठीक से आराम भी नहीं कर पाई। और यहाँ आते ही मैं खुद अपने मुंह से उसके साथ रिश्ता होने से इनकार कर देता हूँ, जिसे सुनकर उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये सोचकर ही अजीब लगता है। इसके बाद डॉक्टर आकर कहता है, कुंगिया, आपकी रिपोर्ट आ गई है। आपकी मेमोरी 6 साल पहले जाकर रुक गई है। 6 साल पहले? वो तो जैसे कल की ही बात है। कल ही तो मैंने उस स्कूल ब्यूटी को प्रपोज किया था जिसे मैं 3 साल से पसंद करता था। क्या उसने हाँ बोलते ही मुझसे शादी भी कर ली? जिस पर तभी एक छोटी बच्ची मेरे पास आती है। बेबी, तुम किसी को ढूंढ रही हो? पापा अब मुझे पहचान नहीं रहे, लेकिन पहली बार पापा मुझसे इतनी सॉफ्टली बात कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं उनके पास जाऊं। जिस पर मैं उस बच्ची को देखकर हैरान रह जाता हूं। ये तो स्कूल ब्यूटी की मिनी वर्जन लग रही है। कहीं मेरी वाइफ वही निम तो नहीं? लेकिन तभी पता चलता है कि बच्ची बोल नहीं पाती। इस बच्चे को क्या हुआ है? जिस पर उसे देखकर मेरा दिल पूरी तरह मेल्ट होने लगता है। और तभी मेरी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है। ये तो कौन निम है। चेहरा बिल्कुल स्कूल डेज जैसा ही है, बस पहले से कहीं ज्यादा कोल्ड और मैच्योर लग रही है। ये 100% वही है, वही कौन निम जिसने कल ही मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट किया था। लेकिन ये 6 साल बाद वाली नियम है। जिस पर दूसरी तरफ नियम मन ही मन सोचती है कि 6 साल पहले अभी वो सब कुछ नहीं हुआ था। उस समय अंथान अभी उससे नफरत नहीं करता था, उसके दिल में सिर्फ वही थी। तभी बच्ची पूछती है, पापा मामा, क्या आप दोनों फिर से लड़ाई कर रहे हो? जिस पर मैं शॉक्ड होकर कहता हूँ, नीम, तुम सच में 6 साल बाद वाली नीम हो? क्या हम दोनों ने सच में शादी कर ली और ये बच्ची सच में हमारी बेबी है? यह सुनते ही बच्ची खुश हो जाती है। पापा ने मुझे बेबी कहा, मैं पापा की बेबी हूँ। जिस पर मैं उसे प्यार से गोद में लेते हुए कहता हूँ, गुड गर्ल। लेकिन फिर सोचने लगता हूँ कि ये बच्ची बोल क्यों नहीं पाती। बाद में नियम से पूछना पड़ेगा। इसके बाद पास खड़ा सर्वेंट हैरानी से कहता है, क्या ये सच में वही बैड टेम्पर वाले कुंगिया हैं? ऐसा लग रहा है जैसे 6 साल पहले वाले कुंगिया वापस आ गए हों। फिर एक आदमी बताता है कि उसे कॉ टोंग के पास 6 साल पहले भेजा गया था। उस समय कॉ टोंग सिर्फ 18 साल की थी और तब दोनों का रिश्ता बेहद स्वीट हुआ करता था। जब उन्हें बेबी होने की खबर मिली थी तब कुंगिया खुशी से पागल हो गए थे। फिर बच्ची पैदा हुई और दोनों ने शादी भी रजिस्टर कर ली। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद अचानक कुंगिया पूरी तरह बदल गए। वो कॉ टोंग के साथ कोल्ड बिहेवियर करने लगे, अपनी छोटी बेटी को इग्नोर करने लगे और यूनिवर्सिटी में किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगे। जिस पर सब लोग सोचने लगते हैं कि आज वाला कुंगिया बिल्कुल 6 साल पहले जैसा है। क्या यही उसका असली रूप है और पिछले 6 साल वाला इंसान नकली था? इसके बाद कॉ टोंग पूछती है, क्या कुंगिया को सच में मेमोरी लॉस हुआ है? जिस पर सामने वाला जवाब देता है, जी। फिर वो पूछती है, जो मैंने एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था उसका क्या हुआ? उसका कनेक्शन लाम म्याक से निकलता है। जिस पर पता चलता है कि लाम म्याक वही लड़की है जिससे यूनिवर्सिटी के दौरान कुंगिया प्यार करता था। इसके बाद 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन निम मुझसे मिलने तक नहीं आती। मैं उसका हस्बैंड हूँ, फिर भी वो एक बार मिलने नहीं आई। कितनी हार्टलेस है। लेकिन तभी मैं अपनी बेटी के साथ खेलते हुए थोड़ा खुश हो जाता हूँ। अच्छा हुआ मेरी बेबी स्कूल के बाद मेरे पास आ जाती है। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि ये सब कुछ बहुत अजीब है। मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन मॉम डैड नहीं आए, सिस्टर नहीं आई, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी नहीं आए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया हो। पहले अगर मुझे छोटी सी चोट भी लगती थी तो मॉम पूरा दिन परेशान रहती थी। ये सब बहुत गलत लग रहा है। जिस पर मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज मांगता हूँ। डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज कर दो, यहाँ पड़े पड़े मैं सड़ जाऊंगा। लेकिन सामने वाला कहता है, सॉरी कुंगिया, पहले कॉ टोंग की परमिशन चाहिए। जिस पर मैं गुस्से में कहता हूँ, उसे कॉल करो, बोलो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन सर्वेंट कहता है कि कॉ टोंग बाहर काम पर गई हुई है। मुझे भरोसा नहीं। कौन निम से बोलो, अगर वो अब भी मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। जिस पर मुझे अपने स्कूल डेज याद आने लगते हैं। निम बचपन से ही बहुत मेहनत करती थी। दिन में पढ़ाई, रात में काम और घर जाकर अपनी बीमार दादी की देखभाल। वो खुद बहुत कम खाती थी, इतनी पतली थी जैसे कागज हो। उसे देखकर हमेशा दिल दुखता था। जिस पर मैं अक्सर उसे अपने घर डिनर के लिए ले आता था। कभी स्नैक्स देता, कभी खाना पैक करके ले जाता। बस किसी तरह चाहता था कि वो थोड़ा ज्यादा खा ले। निम, ये चीज केक खाओ, नहीं खाया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चो निम, मॉम ने ये फ्राइड बॉल्स बनाए हैं, पूरा बॉक्स तुम्हारा है, सब खत्म करना पड़ेगा वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। हर बार जब नियम ये सुनती थी कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो तुरंत सारी चीजें ओबीडियंटली खा लेती थी। जिस पर मुझे उम्मीद होती है कि शायद इस बार भी वही तरीका काम कर जाए। इसके बाद सर्वेंट बताता है, जिस रात आपका एक्सीडेंट हुआ उसी रात बड़ी मिस तुरंत प्लेन पकड़कर वापस आई थी, यहाँ तक कि करोड़ों की डील भी छोड़ दी थी। फिर जब उन्होंने देखा कि आप सेफ हैं तो वो वापस फॉरेन चली गईं
नेगोशिएशन कंटिन्यू करने, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची आपने उन्हें तुरंत वापस आने के लिए धमकी दे दी, जिस पर सर्वेंट नाराज होकर कहता है 40 मिनट का रास्ता उन्होंने सिर्फ 30 मिनट में तय किया। अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता तो? जब डॉक्टर ने उन्हें फोन किया था मैं वहीं मौजूद था। मैंने साफ सुना था कि आपने कहा अगर बड़ी मिस तुरंत नहीं आई तो आप कभी उनका चेहरा नहीं देखेंगे। उस समय मैंने उनकी आंखों में साफ पैनिक देखा था। जल्दी हॉस्पिटल चलो, बड़ी मिस आपसे इतना प्यार करती हैं। अगर आप सच में उन्हें इग्नोर कर देते तो वो उनके लिए जान लेने जैसा होता। जिस पर निम्न मुझे देखकर सोचती है कि मेमोरी लॉस के बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा नॉर्मल इंसान जैसा लग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बेवजह ड्रामा कर रहा हूँ। इसके बाद मैं धीरे से कहता हूँ सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग सच में काम पर गए हुए थे। मुझे लगा था ये सब बस मुझसे बचने का बहाना है। जिस पर निम हल्की हैरानी से कहती है जिंदगी में पहली बार मैं आपके मुंह से इतने पॉलिट वर्ड्स सुन रही हूँ। मैं तुरंत जवाब देता हूँ गलती मेरी थी, मैं बस बहुत बेचैन हो गया था। फिर मैं कहता हूँ सॉरी कुंगिया, कोई बात नहीं, गलती मेरी थी। अच्छा हुआ रास्ते में तुम लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैं धीरे से निम की तरफ देखकर कहता हूँ निम आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम्हें नहीं पता इन 2 दिनों में मैं कितना बोर्ड हो गया था। ना फोन है ना किसी से कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं तो यहाँ पूरी तरह सड़ गया हूँ। और तभी मुझे उसके पास से आती हुई सीडर परफ्यूम की खुशबू फील होती है। ये सीडर फ्रेग्रेंस, इसे तो सिर्फ 6 साल पहले वाला आन थान ही इस्तेमाल करता था। सॉरी, शायद मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ अरे को फैमिली की बड़ी मिस को भला कौन केयरलेस कह सकता है। असल में इन 2 दिनों में जब लामथान हॉस्पिटल में एडमिट था तब को निम को डर था कि मैं बोर्ड हो जाऊंगा। जिस पर उसने खास तौर पर टीवी के सारे मूवी एप्स का प्रीमियम मेंबरशिप रिचार्ज करवाया, साथ में एक केयर टेकर भी अरेंज किया ताकि वो मुझसे बातें करता रहे। लेकिन उसने जानबूझकर मुझे फोन नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं फिर से लाम म्याक म्याक से कांटेक्ट पुश ना कर लूं। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, तुम खुद इतनी बिजी रहती हो, ऊपर से मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। बस फोन ना होने की वजह से मैं तुमसे बातें नहीं कर पा रहा था। मेरी हर बात में सिर्फ कौन निम की फिक्र होती है, जिसे सुनकर आसपास खड़े लोग भी समझ जाते हैं कि आखिर कौन निम मुझसे इतना प्यार क्यों करती है। 6 साल पहले वाला वो चेयरफुल लामथान जो कौन निम से दीवानों की तरह प्यार करता था, उसे कोई भी लड़की रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। जिस पर निम मन ही मन सोचती है अनहथान फोन इसलिए मांग रहे हैं ताकि मुझसे बातें कर सकें। क्या वो सच में लाम म्याक म्याक से कांटेक्ट नहीं करना चाहते? इसके बाद मैं धीरे से कहता हूँ निम क्या मैं डिस्चार्ज हो सकता हूँ? यहाँ सच में बहुत बोरिंग लग रहा है। क्या तुम अपने इतने हैंडसम हस्बैंड को बोर्डम से मरने दोगी? बचपन से लेकर आज तक फैमिली और स्कूल के सभी लोग हमेशा मेरी लुक्स की तारीफ करते आए हैं। जिस पर जब मैं नीम को पियोस करता था तब मुझे खुद पर काफी कॉन्फिडेंस रहता था। को नीम मैं इतना हैंडसम हूँ फिर भी तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं धड़कता। चो नीम तुम ब्यूटीफुल हो और मैं हैंडसम, हम दोनों तो लिटरली मेड फॉर ईच अदर हैं। यह सुनते ही नीम पूरी तरह फ्रीज हो जाती है क्योंकि बहुत समय बाद मैं उसके साथ इतने क्लोज और इंटीमेट तरीके से बिहेव कर रहा था। जिस पर वो मन ही मन सोचती है अंथन आपको पता है ना, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट मैं मना नहीं कर सकती। इसके बाद वो धीरे से कहती है ठीक है, मैं असिस्टेंट डूइंग से डिस्चार्ज प्रोसेस करवाती हूँ। जिस पर मैं खुश होकर कहता हूँ नीम मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो। यह सुनते ही वो फिर से कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस समय रुक जाती थी जब मैंने पहली बार उसे प्योर्स करना शुरू किया था। उस समय जैसे ही मैं उसके करीब जाता निम तुरंत अपने चारों तरफ इनविजिबल फायरवॉल खड़ी कर लेती थी, सिर्फ मुझसे बचने के लिए। लेकिन फिर मैंने लगातार कोशिश की और आखिरकार उसने अपने दिल की दीवारें गिरा दी और मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब भी मैं उसे छूता वो पहले की तरह स्टिफ नहीं होती थी। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ लामथान आखिर इन सालों में तुमने ऐसा क्या किया कि सब कुछ फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया? पास खड़ा सर्वेंट भी हैरानी से कहता है 6 साल पहले वाले कुंगिया सच में बहुत पैशनेट थे, तभी तो को निम खुद को रोक नहीं पाई। इसके बाद सर्वेंट जल्दी से कहता है क्लिन ठीक है, मैं डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरी करवाता हूँ। और फिर जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ सामने खड़ी लग्जरी कार देखकर दंग रह जाता हूँ। नियम कहीं तुमने कोई इलीगल काम तो नहीं किया? इतनी एक्सपेंसिव कार। इन 2 दिनों में हॉस्पिटल के टीवी से मुझे 2026 की दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ चुका था, इसलिए मैं पूरी तरह आउटडेटेड नहीं था। लेकिन ये कार कम से कम कई मिलियन युआन की जरूर लग रही थी। जिस पर सर्वेंट तुरंत कहता है कुंगिया हमारी बड़ी मिस बिल्कुल लीगल बिजनेस करती हैं। मैं ये सुनकर धीरे से पूछता हूँ तो इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की होगी ना? खाली हाथों से यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता, बहुत स्ट्रगल किया होगा। जिस पर निम बिना हिचकिचाए जवाब देती है मुझे मेहनत नहीं लगी। उस समय मैं सिर्फ इसलिए काम करती थी ताकि अंथान वो सब कर सकें जो वो चाहते हैं। जब तक अंथान खुश हैं मुझे कोई तकलीफ फील नहीं होती। इसके बाद मैं उनके मंशन पहुंचता हूँ और अंदर का नजारा देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता हूँ। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा। को निम ये हाउस खरीदने के लिए तुम्हें कितने साल मेहनत करनी पड़ी होगी? लेकिन सर्वेंट तुरंत बताता है कुंगिया
असल में बड़ी मिस को फैमिली की खोई हुई एल्डेस्ट ग्रैंडडॉटर हैं। ये हाउस उन्हें बचपन में ही गिफ्ट मिला था। बाद में इसे आप दोनों के वेडिंग हाउस में बदल दिया गया, जिस पर मुझे याद आता है कि मैंने टीवी पर किम सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली कॉ फैमिली के बारे में देखा था। एक सेंचुरी पुरानी बड़ी फैमिली जिसका बिजनेस पूरे देश में टॉप पर है, और मौजूदा सीईओ की लीडरशिप में कॉ ग्रुप पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। और वो सीईओ कोई और नहीं बल्कि निम निम ही है। ये जानकर मैं हैरानी से कहता हूँ, को निम निम, तुम तो सच में अमेजिंग हो। जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, और नहीं तो क्या। असल में को फैमिली को अपनी खोई हुई ग्रैंडडॉटर बहुत मुश्किल से वापस मिली थी, लेकिन निम निम की कैपेबिलिटी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कि उसने कंपनी प्रॉफिट्स को 10% से ज्यादा बढ़ा दिया और पूरे देश की टॉप कंपनीज में कॉ ग्रुप को नंबर 1 तक पहुंचा दिया। इसके बाद मैं पूछता हूँ, तुम घर नहीं आ रही? जिस पर वो सिर्फ इतना कहती है, कंपनी में काम है। मैं तुरंत मुंह बनाते हुए कहता हूँ, कॉ फैमिली की बड़ी मिस सिर्फ 4 वर्ड्स में जवाब देती हैं, कितनी कोल्ड हो। जिस पर सर्वेंट समझाता है, बड़ी मिस अभी फॉरेन बिजनेस ट्रिप से लौटी हैं, उन्हें कंपनी जाकर आगे की प्लानिंग भी करनी है। मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना, और हाँ, मेरे लिए नया फोन लेना मत भूलना। इसके बाद कार में बैठी नियम से सर्वेंट पूछता है, बड़ी मिस, क्या आपको कुंगिया से नहीं पूछना चाहिए कि एक्सीडेंट से पहले वो सच में लाम म्याक म्याक के साथ भागने वाले थे? जिस पर नियम शांत आवाज में कहती है, कुछ दिन पहले मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया था। एक्सीडेंट वाली रात वो सच में लाम म्याक म्याक के साथ भागने जा रहे थे। ड्राइवर बहुत तेज चला रहा था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। लेकिन फिर वो धीरे से कहती है, अब उनकी मेमोरी चली गई है, पूछकर भी क्या फायदा। जिस पर सर्वेंट मन ही मन सोचता है, शायद ये अच्छा ही हुआ कि कुंगिया का एक्सीडेंट हो गया। कम से कम उनका टूटता हुआ मैरिज अब फिर से जुड़ता हुआ तो दिख रहा है। लेकिन फिर उसे डर भी लगने लगता है। इतनी मुश्किल से बड़ी मिस इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, अब पता नहीं वो फिर कितनी गहराई तक डूब जाएंगी। इसके बाद मैं मैंशन लौट आता हूँ। कुंगिया, आखिर आप वापस आ गए। मुझे लगा था इस बार आप गए तो कभी लौट कर नहीं आएंगे। मैं हैरानी से पूछता हूँ, आप कौन हैं? जिस पर सामने वाला शॉक्ड होकर कहता है, कुंगिया, आप मुझे नहीं पहचानते? मैं जवाब देता हूँ, 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी मेमोरी चली गई, मुझे सिर्फ 6 साल पहले तक की बातें याद हैं। यह सुनते ही वो मन ही मन सोचता है कि बड़ी मिस ने ये बात घर वालों से कितनी अच्छी तरह छुपाई है, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो धीरे से कहता है, असल में कुंगिया, आप लाम म्याक म्याक के साथ भागने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जिस पर मैं चौंक जाता हूँ। लाम म्याक म्याक, वो कौन है? इसके बाद वो बताता है, 3 दिन पहले आपने अपना सामान पैक कर लिया था और जाने की जिद कर रहे थे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उस समय आपने कहा था कि ये जगह जेल जैसी लगती है, जहां आपका दम घुटता है। आज रात मैं लैम म्याक म्याक के पास जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह सुनते ही मुझे एहसास होता है कि मैं सच में इन सालों की सारी बातें भूल चुका हूँ। फिर वो आदमी आगे बताता है, 4 साल पहले जब आप इस मैंशन में रहने आए थे, तब ओल्ड मास्टर ने मुझे यहाँ बटलर बनाकर भेजा था। लेकिन इन 4 सालों में आप पूरी तरह बदल गए थे। बड़ी मिस के साथ आपका बिहेवियर बहुत खराब हो गया था। आप हर दिन उन्हें डांटते, ऑर्डर्स देते, उन्हें ब्लेम करते रहते, यहाँ तक कि अपनी न्यूबॉर्न बेटी तक की परवाह नहीं करते थे। यह सुनते ही मेरा सिर दर्द से भरने लगता है। जिस पर वो तुरंत घबराकर पूछता है, कुंगिया, आप ठीक तो हैं? क्या फिर से हेडेक हो रहा है? सॉरी, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। लेकिन मैं धीरे से कहता हूँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू अंकल। हाँ। यह सुनते ही वो आदमी स्टंड रह जाता है। 4 सालों में कुंगिया हमेशा मेरी कमियां निकालते रहे, लेकिन आज उन्होंने मुझे थैंक यू कहा। फिर वो भावुक होकर कहता है, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? बड़ी मिस हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करती थी, और शुरुआत में कुंगिया भी बहुत अच्छे इंसान थे। आप हमेशा मुझे रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन एक रात के बाद अचानक सब बदल गया। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे कुंगिया को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। जिस पर वो गंभीर होकर पूछता है, कुंगिया, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी मेमोरी वापस आ गई तो क्या आप फिर पहले जैसे बन जाएंगे? यह सुनते ही मैं अंदर तक हिल जाता हूँ। क्या मुझे किसी भूत ने पॉजेस कर लिया था? अंकल हाँ, जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो मैं हो ही नहीं सकता। मैं निम से इतना प्यार करता हूँ तो फिर मैं उसे कैसे चीट कर सकता हूँ? और ना ही मैं अपने बच्चों के साथ इतना कोल्ड बिहेवियर कर सकता हूँ। चाहे मेरी मेमोरी कभी भी वापस आए, मैं खुद को दोबारा ऐसा इंसान नहीं बनने दूंगा। छोड़ो भी, अगर समझ नहीं आ रहा तो इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। अभी मुझे बस निम और टियो एनगू का अच्छे से ख्याल रखना है। जिस पर चूहा कहता है, ऐसा नहीं होगा चायु चुयंतम। और फिर वो बोलता है, काफी देर हो गई है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ डिनर की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। इसके बाद वो कहता है, कोजा कहो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, डाइत्योथु और त्योथु बस आने ही वाली हैं। फिर वो एक पार्सल देते हुए कहता है, कोजा ये आपका पैकेज है। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, कामोंचू। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। जिस पर वो मन ही मन सोचता है, मैंने सही सुना ना, कोगिया ने मुझे थैंक यू कहा? ये तो 100 साल में एक बार होने वाली बात है। पहले तो जरा सी बात पर भी गलती निकालता रहता था, और अब इतना पॉलिट बन गया है, सच में भूत चढ़ गया लगता है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि सारे क्लोथ्स इस साल के नए मॉडल्स हैं, जिस पर मैं सोचता हूँ ये सब शायद नियम ने खरीदे होंगे। फिर निकनेम देखकर मैं बोलता हूँ, ये निकनेम कितना चीजी है। पहले जब मैं नियम को टीज करता था तभी उसे नियम लिटिल सिस्टर बुलाता था। और फिर मैं खुद से कहता हूँ, मुझे वो सारी चीजें खत्म करनी होंगी जो निम को दुख पहुंचाती हैं। इसके बाद मैं फोन कॉन्टैक्ट्स देखता हूँ
और सोचता हूँ इस इंसान को मैं नहीं जानता, शायद कोई क्लासमेट या कॉलेग होगा। फिर मुझे पता चलता है कि निम ने मेरे लिए छुट्टी अप्लाई कर दी थी, जिस पर मैं सोचता हूँ नीम सच में बहुत केयरिंग है। इसके बाद मुझे याद आता है कि मेरा टूटा हुआ फोन अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा है, जिस पर मैं सोचता हूँ उसने जरूर देखा होगा। शायद वो नहीं चाहती कि मैं लाम म्याक म्याक से कांटेक्ट करूं, इसलिए नया फोन नहीं दिया। वैसे कोई भी उसकी जगह होता तो यही करता। इसके बाद मैं सोचता हूँ सर, डैड कहाँ है, मॉम कहाँ है, सिस्टर कहाँ है, और डोंगथ्यू कीत भी नहीं दिख रहा। यहाँ कोई क्यों नहीं है? जिस पर चूहा की बात याद आती है कि मैंने फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ये सोचकर मैं शॉक हो जाता हूँ, क्या ये सच है? फिर मैं देखता हूँ कि सबको मैंने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, जिस पर मैं खुद से कहता हूँ मैं इतना घटिया कैसे हो गया? पिछले 4 सालों में क्या मैं दिमाग से खराब था? इसके बाद चूहा बताता है उस वक्त कॉजिद पकड़ चुका था कि लाम म्याक म्याक के साथ ही रहेगा। तुम्हारे डैड, मॉम और सिस्टर ने बहुत रोका था, यहाँ तक कि तुम्हारा बचपन का दोस्त भी कई बार समझाने आया था, लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे किसी ने तुम पर मैजिक कर दिया हो। तुम्हें लगता था कि सब तुम्हारे प्यार के खिलाफ हैं, और फिर तुमने खुद फैमिली से सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। यह सुनकर मैं तुरंत अपनी सिस्टर को मैसेज करता हूँ, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर रखा होता है। एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आता। फिर मैं डोंगथ्यू कीएट को चेक करता हूँ, लेकिन उसने तो मुझे अनफ्रेंड तक कर दिया था, जिस पर मैं बोलता हूँ अच्छा हुआ उसका नंबर अभी भी मेरे पास है। लेकिन कॉल लगाते ही सामने से आवाज आती है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली अनअवेलेबल। यह सुनकर मैं परेशान हो जाता हूँ और चूहा से कहता हूँ, चूहा मुझे आपका फोन थोड़ी देर के लिए मिल सकता है? इसके बाद कॉल कनेक्ट होती है और सामने से आवाज आती है, हेलो, कौन बोल रहा है? अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो मैं फोन काट दूंगा। कौन है जो ऐसा बेकार प्रैंक कर रहा है? जिस पर मैं जल्दी से बोलता हूँ, फोन मत काट थ्यूकिएट, मैं लामथान हूँ। यह सुनते ही वो शॉक हो जाता है और गुस्से में बोलता है, लामथान तू पागल हो गया है क्या? आखिर चाहता क्या है? जिस पर मैं कहता हूँ, डोंगथ्यू कीत ये एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? लेकिन वो और गुस्से में बोलता है, अगर बीमार है तो जाकर इलाज करा। तूने उस लैम मार्क के लिए मुझसे दोस्ती तोड़ दी थी, अब मेरे एटीट्यूड पर सवाल क्यों उठा रहा है? क्या उसने तुझे छोड़ दिया? यह सुनकर मैं कहता हूँ 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी मेमोरी चली गई। जिस पर वो बोलता है, तो उससे मेरा क्या लेना देना? इसके जवाब में मैं कहता हूँ, मुझे सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएशन तक की बातें याद हैं। आज चूहा ने मुझे पिछले 4 सालों की बातें बताई, लेकिन 2 साल की मेमोरी अभी भी पूरी ब्लैंक है। मैंने मॉम डैड को मैसेज किया, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। सिस्टर ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, सिर्फ तेरा फोन ही कनेक्ट हुआ। थ्यूकिएट मुझे तेरी मदद चाहिए। यह सुनकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या तेरी पूरे 6 साल की मेमोरी गायब हो गई? फिर मैं कहता हूँ, हम मिलकर बात करते हैं। मुझे जानना है कि पिछले 6 सालों में आखिर क्या हुआ था, मैं ऐसा इंसान कैसे बन गया। जिस पर वो कहता है, ठीक है, थोड़ी देर में टी हाउस में मिलते हैं। लेकिन मैं जवाब देता हूँ, अभी नहीं, थोड़ी देर में निम और तियो नगू घर आ जाएंगी। मैं पहले उनके साथ रहना चाहता हूँ। मैं सच में बहुत बुरा हस्बैंड और फादर रहा हूँ। यह सुनकर वो हैरान हो जाता है और पूछता है, लामथान तुझे सच में कुछ याद नहीं? क्योंकि पिछले कई सालों में मैं कभी घर पर वाइफ और डॉटर का इंतजार नहीं करता था। फिर वो कहता है, चल ठीक है, कल सैटरडे है, कल मिलते हैं। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, ठीक है, और हाँ, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। इसके बाद टियो एनगू घर लौटी है और मैं उसका बैग पकड़ लेता हूँ, जिस पर वो खुशी से बोलती है, पापा इतने जेंटल हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। ये देखकर मैं सोचता हूँ मैंने सिर्फ उसका बैग पकड़ा और वो इतनी खुश हो गई। फिर मैं निम से पूछता हूँ, क्या हुआ? जिसके जवाब में वो बोलती है, कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जेलस हो रही होती है, क्योंकि उसे लगा था कि मैंने उसे बेबी कहा है। इसके बाद डिनर तैयार हो जाता है, जिस पर मेड कहती है, कोगिया दाई तियोथुर, डिनर रेडी है। मैं टेबल देखकर बोलता हूँ, ये सब मेरी फेवरेट डिशेज हैं। फिर मैं तियो नगू को सी फूड देने लगता हूँ और बोलता हूँ, बेबी ये क्रैब मीट टेस्ट करो, बहुत टेस्टी है। लेकिन तभी नियम तुरंत बोलती है, तियो नगू को सी फूड एलर्जी है। यह सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ और तुरंत बोलता हूँ, सॉरी मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था। फिर मैं खुद से सोचता हूँ, और सही बात तो यह है कि मुझे टियो एनगू के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद नियन गुस्से में बोलती है, जब तुम्हें पता था कि उसे एलर्जी है, फिर टेबल पर सी फूड क्यों है? पहले तुम कहते थे कि तुम्हें सी फूड सबसे ज्यादा पसंद है और हर मील में सी फूड होना चाहिए। मैंने कहा था कि टियो एनगू को एलर्जी है, लेकिन तुमने कहा था उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो चूहा को नौकरी से निकालने की धमकी तक दे दी थी। यह सुनकर मैं गिल्ट में डूब जाता हूँ और टियो एनगू से कहता हूँ, बेबी आई एम सॉरी, ये पापा की गलती है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पर निम मुझे ध्यान से देखने लगती है। वो ये बातें जानबूझकर बोल रही थी ताकि मेरा रिएक्शन देख सके, लेकिन मेरे चेहरे पर उसे सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट दिखता है, कोई बुरी नीयत नहीं। फिर टीएनओ स्माइल करते हुए बोलती है, टीएनओ पापा से कभी नाराज नहीं होगी। इसके बाद मैं एन से कहता हूँ, मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा, चलो खाना खाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोचता हूँ, निम अब मुझ पर भरोसा नहीं करती। वो मुझसे बहुत कॉशियस रहती है। शायद हाई स्कूल वाले फायरवॉल से भी ज्यादा मजबूत दीवार बना ली है उसने, लेकिन मैं उसे फिर से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। इसके बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन नीम अभी भी ओवरटाइम कर रही होती है, जिस पर मैं उसके कमरे के बाहर जाकर पूछता हूँ, नीम
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो पूछती है। क्या बात है? फिर मैं उसके लिए मिल्क लेकर जाता हूँ और बोलता हूँ, ये मिल्क पी लो, अभी गर्म है। लेकिन यह देखकर वो सस्पिशियस हो जाती है और बोलती है, इस बार इसमें क्या मिलाया है? फिर गुस्से में कहती है, लैमथान, इस बार एक्टिंग भी नहीं कर रहे। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मुझे नया प्रोजेक्ट मिला है, तुम ड्रग मिला हुआ मिल्क लेकर आ गए ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और तुम ऑफिस में घुसकर बिजनेस सीक्रेट्स चुराकर उस लैम म्याक म्याक को दे सको। यह सुनकर मैं तुरंत बोलता हूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, ये सिर्फ एक ग्लास मिल्क है। मैं बस देख रहा था कि तुम बहुत टायर्ड हो। इसके बाद मैं उसके स्टडी रूम में जाता हूँ और शॉक्ड होकर बोलता हूँ, ये तो डैड की स्टडी रूम से भी 2 गुना बड़ा है। फिर मैं निम से कहता हूँ, मुझे नहीं पता तुम जिस बात का जिक्र कर रही हो वो कब की है, लेकिन हाई स्कूल वाला लामथान ऐसा इंसान नहीं था। आगे से मैं कभी भी तुम्हें और टीयू एनगू को हर्ट नहीं करूंगा। अब से हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है? जिस पर वो हैरानी से पूछती है, तुमने अभी मुझे क्या कहा? मैं स्माइल करते हुए बोलता हूँ, बेबी क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? फिर मैं कहता हूँ, शाम को जब टियाओ एनगू घर आई थी तब मैंने उसे भी बेबी कहा था। क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हें बुला रहा था? यह सुनकर वो तुरंत मना कर देती है, नहीं। जिस पर मैं हंसते हुए बोलता हूँ, मुझे पता था तुम डिनाई करोगी, मुंह से चाहे कुछ भी कहो, लेकिन अंदर से तो तुम बहुत खुश हो रही हो। लेकिन वो फिर भी एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैंने कहा नहीं तो मतलब नहीं। जिस पर नेम शर्माते हुए बोलती है, किसने कहा था कि तुम मुझे इतना पैम्पर करो? इसके जवाब में लमथान मुस्कुराते हुए कहता है, नेम तुम और तियुंगू दोनों ही मेरे बेबी हो, समझी? फिर वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है, अब मुझे समझ आ गया कि मेरा कार एक्सीडेंट क्यों हुआ था। निम की करंट एबिलिटी से एक्सीडेंट की वजह पता करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आज तक उसने खुद इस टॉपिक को शुरू नहीं किया। अगर हम इस बात को साफ नहीं करेंगे तो ये हमारे दिलों में चुभने वाले कांटे की तरह हमेशा रह जाएगा और फिर ये हमारे बीच ऐसी खाई बन जाएगी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकेगा। जिस पर निम धीरे से बोलती है, तो तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? और फिर वो दुखी होकर कहती है, मैं सच में कितनी बेवकूफ हूँ, तुम बस एक स्माइल दे देते हो और मैं फिर से खुश होकर खुद ही तुम्हारे पास चली आती हूँ। यह सुनकर लामथान तुरंत बोलता है, ऐसा नहीं है निम, मैंने कभी अपना दिल नहीं बदला। मुझे खुद नहीं पता कि उस वक्त अचानक मैं किसी और को क्यों पसंद करने लगा। मैं इस चीज को समझा भी नहीं पा रहा, सच में बहुत अजीब लगता है। फिर वो आगे कहता है, मैंने को निम से इतने साल प्यार किया, लेकिन फिर अचानक ना जाने क्यों किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन निम शुरू से आखिर तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पिछले कुछ सालों में जो भी अजीब चीजें हुई हैं, मैं सबकी सच्चाई पता लगाऊंगा। यह सुनकर निम की आंखें भर आती हैं और वो पूछती है, अंथन, क्या मैं अभी भी तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? जिस पर लमथन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सलाम चोनियम 24 साल वाले लमथन पर तुम भरोसा ना भी करो, लेकिन 18 साल वाला लमथन तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, समझी? इसके बाद वो थोड़ा एक्टिंग करते हुए बोलता है, चोनियम मैं अभी अभी उठाऊं और सब कुछ ऐसा हो गया, ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। यह सुनकर नेम तुरंत सॉफ्ट पड़ जाती है और धीरे से बोलती है, ठीक है मेरी गलती है। फिर लामथान प्यार से कहता है, नेम बहुत देर हो गई है, अब जाकर रेस्ट करो। अब तुमको फैमिली की इल्डेस्ट मिस हो, तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो मुस्कुराकर जवाब देती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थान वो सब कर सके जो उसे पसंद है। यह सुनकर लामथान अंदर ही अंदर इमोशनल हो जाता है, वो इतनी मेहनत सिर्फ मेरे लिए कर रही है। फिर वो कहता है, को निम अब तुम पहले से बहुत कैपेबल हो चुकी हो, खुद को इतना मत थकाओ वरना तुम्हारी बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। जिस पर निम हल्का सा मुस्कुराती है और लामथान बोलता है, हाँ को निम मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। इसके बाद लामथान कहता है, निम मैं टियाओ एनगू से थोड़ी प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। जिस पर वो थोड़ा वरीड होकर उसे देखने लगती है। यह देखकर लामथान तुरंत कहता है, डोंट वरी, मैं उसके साथ पहले जैसा बिहेवियर नहीं करूंगा, मैं बस उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद वो टियाओ एनगू के पास जाता है और प्यार से बोलता है, बेबी पापा से इतना डरती क्यों हो? फिर वो पूछता है, तुम क्या पढ़ रही हो? जिस पर टियो एनगू किताब दिखाते हुए बोलती है, हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये देखकर लामथान शॉक हो जाता है और सोचता है, ये वही बुक है जिसे 18 साल की उम्र में मैं छूने की हिम्मत नहीं करता था और टियो एनगू सिर्फ 14 साल की उम्र में इसे पढ़ रही है। फिर वो सोचता है, नीम की जेन्स सच में बहुत स्ट्रांग है। हाई स्कूल में वो लगातार 3 साल टॉपर रही थी, हर तरह के अवार्ड्स जीतते जीतते उसके हाथ तक थक जाते थे और फिर उसे सीधे सबसे टॉप एकेडमी में एडमिशन मिला था। जिस पर वो टियो एनगू से कहता है, तुम तो बहुत अमेजिंग हो, इधर आओ, पापा तुम्हें हक करेगा। लेकिन जैसे ही वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है, TUIONGUR डर जाती है। यह देखकर LAMTHAN को CHUHA की बातें याद आती हैं। पहले वो हमेशा TUIONGUR को IGNORE करता था। जब भी वो LAMMACMAC को ढूंढने जाता, TUIONGUR को अकेले किड्स रूम में छोड़ देता था। चाहे वो कितना भी रोती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि उसने उसे धक्का तक दिया था। ये सब याद आते ही उसका दिल टूट जाता है। जिस पर वो धीरे से बोलता है, बेबी पापा को माफ कर दो, पहले पापा ने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, लेकिन अब कभी ऐसा नहीं होगा। बेबी पापा सच में सॉरी है। और फिर पहली बार TNU उसे हक कर लेती है। जिस पर वो शॉक होकर सोचता है, मैंने उसे हक किया और ये पहली बार है जब उसने मुझे अपनाया। इसके बाद वो महसूस करता है कि TN कांप रही है। जिस पर वो तुरंत पूछता है, क्या हुआ बेबी, क्या पापा ने तुम्हें हर्ट कर दिया? फिर वो अंदर ही अंदर खुद को ब्लेम करता है, जरूर मेरी वजह से ऐसा हुआ। पिछले कुछ सालों में मैंने उससे बहुत बुरी बातें कही थी, इसलिए वो अब भी डर रही है।
फिर वो प्यार से कहता है TUEAONGUR, तुम पापा और मामा का सबसे प्रेशियस ट्रेजर हो। पापा तुमसे नफरत कैसे कर सकता है। इसके बाद वो पूछता है क्या तुम पापा को बता सकती हो पहले पापा ने तुमसे क्या कहा था। जिस पर TN डरते हुए बोलती है पापा पहले बहुत बुरी बातें कहते थे, लेकिन अगर मैं बता दूं तो क्या पापा नाराज हो जाएंगे। यह सुनकर LT तुरंत कहता है तुम जो भी सोचती हो सब ऑनेस्टली बोल सकती हो, पापा कभी गुस्सा नहीं होगा। फिर TN धीरे धीरे बोलना शुरू करती है पहले पापा कहते थे कि TN को पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं पापा और किसी दूसरे इंसान के बीच रुकावट हूँ। पापा ये भी कहते थे कि मैं सिर्फ एक एनोइंग बच्ची हूँ जिसे ठीक से बात करना भी नहीं आता। ये सुनकर लम्थान की आंखें लाल हो जाती हैं, जिस पर वो खुद से कहता है ये सब मेरी गलती थी, मैं कभी अच्छा फादर नहीं बन पाया। फिर वो ट्यूंगू को अपने पास खींचते हुए बोलता है बेबी तुम्हें पता है हाई स्कूल के टाइम से ही पापा ड्रीम करता था कि वो मामा के साथ एक बेबी करेगा। पापा तुम्हारे आने का बहुत इंतजार करता था। इसके बाद वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है इसलिए तुम पापा और मामा का सबसे यूनिक ट्रेजर हो, भगवान का दिया हुआ सबसे प्रेशियस गिफ्ट। यह सुनकर TNU उसकी वार्मथ को फील करती है और सोचती है पापा की आर्म्स कितनी वार्म है। फिर LMTHN उससे कहता है तो क्या तुम पापा से एक प्रॉमिस करोगी, जिस पर वो धीरे से सिर हिलाती है। फिर वो बोलता है पहले पापा ने जो भी बुरी बातें कही थीं उन्हें भूल जाओ, बस एक बात याद रखना TUNGU पापा की सबसे प्यारी ट्रेजर है। इसके बाद वो प्यार से कहता है अब बहुत देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। और फिर वो सोचता है उम्मीद है इन बातों के बाद वो धीरे धीरे अपना दिल खोलेगी, मुझसे डरना बंद करेगी और मुझे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन तभी वो देखता है कि TUIONGUR अभी भी जाग रही है, जिस पर वो पूछता है अरे अभी तो पापा ने कहा था कि गुड गर्ल बनकर सो जाओ। फिर वो प्यार से पूछता है TUIONGUR क्या आज तुम खुश हो, जिस पर TNU मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ। फिर वो पूछता है तो मामा को बताओ आज इतना खुश क्यों हो। इसके जवाब में TNU एक्साइटेड होकर बोलती है क्योंकि आज पापा ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया, उन्होंने मुझे खाना सर्व किया, मेरा माउथ साफ किया, मुझे हक किया और मुझे ट्रेजर भी कहा। पापा ने यह भी कहा कि मैं भगवान का दिया हुआ सबसे प्रेशियस गिफ्ट हूँ। यह सुनकर निम की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो पूछती है तो क्या तुम्हें आज वाले पापा पसंद है, जिस पर नरेशन चलता है। हालांकि TUNGU ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। वो भी अपनी माँ की तरह डरती है कि आज वाला लामथान बस थोड़े समय के लिए है और फिर वो दोबारा उन्हें छोड़कर चला जाएगा। फिर निम TNGU को गले लगाकर कहती है गुड गर्ल, मामा कोशिश करेगी कि आज वाले पापा कभी हमसे दूर ना जाएं। इसके बाद रात में लामथान फोन चेक करता है और सोचता है नियम अभी तक वापस नहीं आई। फिर वो खुद से कहता है आखिर मैं इस औरत से कितना प्यार करता था, मैंने तो उसके मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स तक सेव करके रखे हैं। लेकिन फिर वो ध्यान से चैट पढ़ता है और शॉक हो जाता है, जिस पर वो सोचता है रुको, ज्यादातर चैट्स में तो मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, मैं दर्जनों मैसेजेस भेजता हूँ और सामने से मुश्किल से कुछ रिप्लाईज आते हैं, और जब भी वो खुद बात शुरू करती है तो सिर्फ निम की कंपनी की इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए। फिर वो गुस्से में सोचता है मैं ऐसी औरत को कैसे पसंद कर सकता था। इसके बाद वो खुद से कंपेयर करने लगता है, न वो निम जितनी खूबसूरत है, न उसकी बॉडी उतनी अच्छी है, और फैमिली बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर मैंने उसमें ऐसा क्या देखा। फिर उसे याद आता है कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद उस औरत ने उसकी कोई चिंता नहीं की, सिर्फ बाद में एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था लम्थन। इसका क्या मतलब है? 3 दिन पहले हमने एयरपोर्ट पर साथ भागने का प्लान किया था, तुम आए क्यों नहीं? मैं पूरा दिन एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करती रही, ठंडी हवा में पूरी रात खड़ी रही, मैंने तुम्हें कॉल किया, मैसेजेस किए, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। क्या आप मेरे साथ गोस्टिंग खेल रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छा, बाद में पछताना मत, मैं अभी तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। यह पढ़ते ही लामथान को घिन आने लगती है, जिस पर वो बोलता है इस औरत का टोन सुनकर ही मुझे उल्टी आने लगती है, दफा हो जाओ, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हें ब्लॉक करने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हें डिलीट करता हूँ। इसके बाद वो तुरंत उसे डिलीट कर देता है और राहत की सांस लेते हुए बोलता है अब जाकर सुकून मिला। दूसरी तरफ लाम म्याक गुस्से में फोन देखती है और बोलती है लामथान ने मुझे डिलीट कर दिया, अच्छा बहुत अच्छा, मेरी फ्रेंड लिस्ट से मुझे हटाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी। लामथान बाद में पछताना मत। इसके बाद लम्थान फोन के सेव्ड फोल्डर को चेक करता है, वहां ज्यादातर चैट्स और स्क्रीनशॉट्स सिर्फ मैक से जुड़े हुए होते हैं, जिस पर वो सोचता है कि क्या और कुछ नहीं है। फिर उसकी नजर एक फाइल पर जाती है और वो बोलता है ये तो किसी वर्क रिलेटेड चीज जैसी लग रही है, क्या ये इंसान उन नए कॉलेग्स में से है जिनसे मैं पिछले कुछ सालों में मिला था। जिस पर लामथान खुद से कहता है छोड़ो, अभी इसे रहने देता हूँ, क्या पता बाद में काम आ जाए। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोलता है नीम अभी तक वापस क्यों नहीं आई। इसके बाद उसकी नजर एक अजीब निकनेम पर पड़ती है, जिस पर वो शॉक होकर बोलता है ये कैसा अजीब निकनेम है, ये काम तो मैं कभी नहीं कर सकता। और तभी अचानक वो खुद से बातें करने लगता है, मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन तुरंत मेरे शरीर से बाहर निकल जा। तूने मेरी बॉडी का इस्तेमाल करके नियम और त्युंग्यू को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की? अगर फिर ऐसा किया ना तो मैं किसी मास्टर को बुलाकर तेरी सोल तक उड़ा दूंगा। इसके बाद रात में वो रूम के बाहर खड़ा होकर पूछता है नीम तुम अभी तक बेडरूम में क्यों नहीं आई। जिस पर नीम शांत आवाज में बोलती है मैं लिविंग रूम में सोती हूँ, हम काफी समय से अलग अलग रूम्स में सो रहे हैं। यह सुनते ही लम्थन हैरान रह जाता है,
अलग रूम्स? हम हस्बैंड वाइफ फिर अलग कैसे सो सकते हैं? इसके बाद वो उसके पास जाकर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ सोने आया हूँ। यह सुनकर नियम नियम का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि बहुत समय हो गया था जब लमथन उसके इतना करीब आया हो। फिर लमथन मुस्कुराकर कहता है, अब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो एक ही बेड पर सोना नॉर्मल बात है ना? जिस पर नियम नियम घबराकर बोलती है, अंथन ऐसा मत करो। लेकिन तभी लमथन उसके करीब आकर धीरे से कहता है, नियम नियम तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है, मैं अभी पूरी तरह निम निम की खुशबू से घिरा हुआ हूँ, अभी मैं सच में बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो अचानक बोलता है, मुझे वो मास्टर बेडरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ एक अजीब सी फीलिंग आती है। जब भी सोचता हूँ कि उसी रूम में रहते हुए मैं 4 साल तक किसी दूसरी औरत को पसंद करता रहा तो मुझे खुद से घिन आने लगती है। यह सुनकर निम निम शॉक होकर पूछती है, अनथान तुम क्या कह रहे हो? जिस पर वो तुरंत बोलता है, निम निम चलो हम मास्टर बेडरूम को रेनोवेट करते हैं। अंदर जो चीजें बिक सकती हैं उन्हें बेच देंगे, जो नहीं बिकेंगी उन्हें फेंक देंगे। मुझे वहाँ की कोई चीज पसंद नहीं है। सब साफ होने के बाद हम फिर से वहाँ साथ रहेंगे। कल मैं चूहा से कह दूंगा। फिर वो प्यार से बोलता है, नीम नीम बहुत रात हो गई है, जल्दी लेट जाओ, अब सोने का टाइम हो गया। जिस पर नीम नीम शर्माते हुए बोलती है, मैं पहले नहाकर आती हूँ, तुम सो जाओ। यह सुनकर लमथान हंस देता है और धीरे से बोलता है, नीम नीम गुड नाइट। इसके बाद अगली सुबह वो देर तक सोता रहता है और फिर आंख खुलते ही खुश होकर सोचता है, वाह आज तो सीधे 9:30 बजे तक सो गया। कुछ दिन पहले तक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की वजह से रोज रात 12 बजे सोता था और सुबह 5 बजे उठ जाता था। अब बिना अलार्म के खुद उठ रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। तभी निम निम तैयार होकर बाहर जाने लगती है और बोलती है, आनथान मैं ऑफिस जा रही हूँ। बेडरूम रेनोवेशन के बारे में मैंने चूहा को बता दिया है, कोई जरूरत हो तो कॉल कर लेना। जिस पर लामथान तुरंत रिप्लाई करता है, तुआन लेन बाशा, आदेश मिल गया मेरी वाइफ, लव यू। यह मैसेज देखते ही निम निम का दिल जोर से धड़कने लगता है। उधर कंपनी में एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रहा होता है, लेकिन वो घबराया हुआ सोचता है, प्रोजेक्ट में गलती हो गई फिर भी कोटोंग कुछ बोल क्यों नहीं रही, कहीं मुझे जॉब से निकालने वाली तो नहीं। और फिर वो डरते हुए सोचता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर बूढ़ी माँ है, नीचे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से घर का 32 साल वाला लोन भी बाकी है। तभी नियम नियम के फोन पर लमथान का दूसरा मैसेज आता है, तुआन लन बासा लव यू। और फिर वो मैसेज देखकर ब्लश करने लगती है। जिस पर वो मन ही मन बोलती है, अनथान ने मुझे वाइफ कहा और लव यू भी बोला। इसके बाद उसका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। जिस पर सारे एम्प्लॉयज राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं, बच गए, आज कोटोंग का मूड अच्छा है। तभी एक एम्प्लॉय पूछता है, कोटोंग डिजाइन डिपार्टमेंट का हेड अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चला गया, क्या हमें नया इंसान हायर करना चाहिए? जिस पर नियम नियम शांत होकर बोलती है, बाकी काम तुम लोग हैंडल कर लो, और कोई इश्यू है? ये सुनकर सारे लोग जल्दी से बोलते हैं, नहीं नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो लोग मन ही मन सोचने लगते हैं, पहले जब भी प्रोजेक्ट में छोटी सी गलती होती थी कोटोंग बहुत गुस्सा हो जाती थी, फिर उन्हें उसकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते? इतनी हाई सैलरी किस बात की ले रहे हो? बेसिक मिस्टेक्स तक कर देते हो। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो खुद रेजिग्नेशन दे देना। जिस पर सारे लोग सोचते हैं, पिछले 4 सालों में पता नहीं कोटोंग को क्या हो गया था, उनका मूड हर दिन बदलता रहता था, लेकिन आज वो सरप्राइजिंगली बहुत जेंटल है। फिर एक एम्प्लॉय धीरे से बोलता है, अभी जब कोटोंग फोन देख रही थी, कॉन्टैक्ट नेम लामथान था और मैंने स्निक करके एक लाइन भी देखी, उसमें लिखा था लव यू। यह सुनकर बाकी लोग तुरंत समझ जाते हैं, ओह इसलिए आज कोटोंग इतनी खुश हैं। चाहे 4 सालों में उनका रिलेशनशिप कितना भी खराब क्यों ना हुआ हो, लेकिन कॉगिया की जगह उनके दिल में कभी नहीं बदली। इसके बाद सीन घर पर शिफ्ट होता है। लामथान उठकर पूछता है, त्याओनगु घर पर नहीं है? जिस पर चूहा जवाब देता है, कोगिया त्याओथू हर सैटरडे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए जाती है। यह सुनकर लामथान चौंक जाता है, साइकोलॉजिस्ट? जिस पर चूहा धीरे से कहता है, असल में TUIETHU छोटी उम्र से म्यूट नहीं थी। जब वो लगभग 1 साल की थी तब उसका पहला वर्ड पापा था और दूसरा मामा। यह सुनकर लामथान बेचैन हो जाता है और पूछता है, फिर बाद में क्या हुआ? जिस पर चूहा भारी आवाज में बोलता है, 3 साल की उम्र के बाद TUIUTHUR ने बोलना बंद कर दिया। जब हमने जांच की तो CCTV फुटेज में पता चला कि आपने कई बार उसे स्टोरेज रूम में अकेला बंद किया था और फिर उसे वहीं छोड़कर चले जाते थे। यह सुनते ही LAMTHAN का चेहरा सफेद पड़ जाता है। फिर CHUHA आगे कहता है, और वही पहली बार था जब चोडाई त्यूथू आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। जिस पर लमथन कांपती आवाज में पूछता है, फिर मैंने क्या कहा था? चूहा धीरे से जवाब देता है, आपने कहा था कि अगर डिवोर्स नहीं किया तो आप हमेशा त्युंगू के साथ ऐसा ही बिहेवियर करेंगे। यह सुनकर लमथन पूरी तरह टूट जाता है। फिर चूहा कहता है, उस वक्त डाई त्योथु ऐसी लग रही थी जैसे पूरी तरह बिखर जाएंगी। 2 साल हो गए लेकिन वो सीन आज भी मेरी आंखों के सामने है। इसके बाद वो भावुक होकर कहता है, कोजा डाई त्योथु आपसे बहुत प्यार करती हैं, त्योंगू से भी। वो ना आपको खोना चाहती थी ना अपनी बेटी को, इसलिए आखिर में उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। फिर वो दुखी होकर कहता है, उन्होंने हम सर्वेंट्स को कहा था कि TNU का ध्यान रखें, लेकिन हम आपकी बात कैसे टालते? कई बार आपने TNU के साथ बुरा बिहेवियर किया और हमें वार्निंग दी कि ये बातें DTU को ना बताएं। हम भी हेल्पलेस थे। ये सब सुनकर लमथान की आंखें भर आती हैं। जिस पर चूहा घबराकर पूछता है, कोजा आप ठीक है ना? अब ठीक है ना?
क्या फैमिली डॉक्टर को बुलाऊं? लेकिन लम्थन बस शॉक में बैठा रहता है और सोचता है, क्या सच में मुझ पर किसी भूत का साया था? उस आदमी की मुझसे क्या दुश्मनी थी? उसने मेरे प्यार करने वालों के साथ ऐसा क्यों किया? फिर वो धीरे से कहता है, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद चूहा। इसके बाद वो पूछता है, उस साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताइए। जिस पर चूहा जवाब देता है, शुरू में दाई तिएथु ने कई प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट ढूंढे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में नगेथुअत्शा नाम का एक साइकोलॉजिस्ट खुद अप्लाई करके आया। वो सिर्फ तिएथु का ट्रीटमेंट नहीं करता था, बल्कि दूसरे रिच किड्स को भी साथ लाता था। सुबह बच्चों को साथ खिलाता था और दोपहर में प्राइवेट ट्यूटोरिंग देता था। उसका कहना था कि इससे रिजल्ट बेहतर आएगा। पिछली बार जब दाई टीथू एनगू को वहां लेकर गई थी, उन्होंने क्लिनिक भी चेक किया था। अगर कौ चाहें तो जाकर देख सकते हैं। यह सुनकर लामथान सोचता है, पहले मुझे थ्यूकिएट से मिलना होगा, अब और डिले नहीं कर सकता। पिछले 6 सालों में आखिर मेरे साथ क्या हुआ? इसके बाद वो थ्यूकिएट से मिलने पहुंचता है। जैसे ही थ्यूकिएट उसे देखता है, वो शॉक होकर सोचता है, मैंने देखते ही इसे पहचान लिया। बचपन से लेकर हाई स्कूल तक हम हमेशा साथ रहे, सब बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन आज इसका ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। ना वो फ्लैशी लुक, ना वो एक्सपेंसिव स्टाइल। ये तो बिल्कुल 18 साल वाले लामथान जैसा लग रहा है। क्या सच में 18 साल वाला लामथान वापस आ गया? तभी लामथान हंसते हुए बोलता है, अरे यार थ्यूकिएट, तू तो अब इतना हैंडसम हो गया। जिस पर थ्यूकिएट तुरंत बोलता है, लामथान, हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी थी। लेकिन लमथन तुरंत उसके सामने हाथ जोड़ देता है और बोलता है, मत कर यार, मेरी गलती थी, सच में गलती थी। यह देखकर थ्यूकिएट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुझे सच में मेमोरी लॉस हुआ है? जिस पर लमथान हाथ उठाकर बोलता है, मैं आसमान की कसम खाता हूँ, अगर मैंने आधा शब्द भी झूठ बोला हो तो ऊपर वाला अभी के अभी मुझ पर बिजली गिरा दे। अभी मुझे बस इतना याद है कि हम दोनों ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद साथ में बीबीक्यू खाने का प्लान बनाया था। जिस पर वो कहता है, चल ठीक है, तेरे इस 18 साल वाले चेहरे की वजह से अभी के लिए तुझे माफ कर देता हूँ। इसके बाद वो पूछता है, लेकिन आखिर हम दोनों ने रिश्ता तोड़ा ही क्यों था? हमारी दोस्ती तो बचपन से थी, फिर ऐसा क्या हो गया था? जिस पर दूसरा कहता है, क्या ये सब तेरी उस सुंदर लड़की लिन मोमो की वजह से नहीं हुआ था? और वो दूसरा लड़का, उसका नाम क्या था? सुमिन। जिस पर उसे अचानक याद आता है कि क्या वही इंसान उसके फोन में सुसिमिंग नाम से सेव था। इसके बाद उसे 6 साल पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद उसने और गु नियानयान ने ऑनफिशियली रिलेशनशिप शुरू किया था। उसी समय दोनों को यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर भी मिला था। गु नियानियन उस साल की टॉपर बनी थी, जिस पर मीडिया में उसकी खबर हर जगह फैल गई थी। फिर गु फैमिली को पता चलता है कि गु नियानियन ही उनकी सालों पहले खोई हुई असली पोती है, जिसके बाद वो लोग उसे वापस अपने घर ले आते हैं। उस साल समर वेकेशन खत्म होने से पहले उनकी क्लास रियूनियन होती है, जिस पर ज्यादा शराब पीने के बाद वो और ग्यू नियानन बेबी बनाने वाला काम कर बैठते हैं। इसके बाद ग्यू नियानन प्रेग्नेंट हो जाती है। यूनिवर्सिटी शुरू होने के 1 महीने बाद दोनों को इस बात का पता चलता है और यह सुनकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, इसलिए आखिरकार दोनों अपने परिवार वालों को सब सच बता देते हैं। गु फैमिली को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसकी बड़ी बहन उसे बहुत बुरी तरह पीटती है। जिसके बाद दोनों फैमिलीज यह देखकर कि दोनों बच्चे को रखना चाहते हैं, उन्हें 1 साल का ब्रेक लेने का फैसला करवाती हैं। फिर दोनों नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं लिटिल यू का जन्म होता है। दोनों शादी भी रजिस्टर कर लेते हैं और सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद प्रॉपर वेडिंग करेंगे। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो पूरी तरह बदलने लगता है, जिस पर वो गूज नियाननियन की क्लासमेट लिन मोमो से प्यार करने लगता है। साथ ही उसकी मुलाकात डिजाइन डिपार्टमेंट वाले सिमिंग से भी होती है और तभी से उन दोनों की पहचान शुरू हुई थी। इसके बाद उसका दोस्त कहता है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि लिन मोमो से दूर रह, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा तुझे लगता था कि मैं तेरे ट्रू लव के बीच आ रहा हूँ। फिर धीरे धीरे हम दोनों दूर होते गए और आखिर में तूने खुद फ्रेंडशिप खत्म करने की बात कही। उसके बाद से हमारा कोई कॉन्टैक्ट वक्त नहीं रहा। यह सुनकर वो शॉक्ड होकर कहता है, धत्त तेरे की, क्या वो बेवकूफ इंसान सच में मैं था? जिस पर दोस्त कहता है, शुरुआत में मुझे और गुनियानियन को लगा था कि शादी के बाद तू डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए इतना बदल गया। पहले हम दोनों तुझे टॉलरेट करते रहे, लेकिन बाद में तू पूरी तरह पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। एक बार तो सिर्फ लिन मोमो की वजह से तूने गुनियानन के दूध में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी, जिसके बाद उसके सो जाने पर तू चुपके से स्टडी रूम में गया और कंप्यूटर का डेटा कॉपी करके लिन मोमो को दे दिया, जिस पर गू कॉर्पोरेशन को करोड़ों का नुकसान हुआ था। गू नियानन सच में तुझसे बहुत प्यार करती थी, तभी वो इतना सब सह पाई। मैं तो कब का हार मान चुका था। यह सुनकर वो धीरे से कहता है, तो ये बात थी, कल रात जब मैं नियानन को दूध देने गया था तब वो इतनी सतर्क क्यों थी? अब समझ आया, पहले भी उसके साथ ऐसा हो चुका था। इसके बाद वो शर्मिंदा होकर कहता है, क्यों ओजे, मुझे माफ कर दे, गलती मेरी थी। जिस पर दोस्त हंसते हुए कहता है, अभी वाला तू पहले वाले कमीने जैसा नहीं है, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे पता था कि हमारी दोस्ती इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इतने सालों का दुख मैं यूं ही नहीं भूल सकता, तुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जिस पर वो हंसकर कहता है, ठीक है, बोल क्या चाहिए तुझे? जिसके जवाब में दोस्त कहता है, किसी दिन दोनों शॉपिंग मॉल चलते हैं, लेकिन पहले ही बता देता हूँ, मुझे देखकर
ऐसा मत सोच लेना कि मेरे पास पैसे हैं। यह सुनकर वो कहता है, तुझे क्या अपनी वाइफ की दौलत का अंदाजा नहीं है? वो गए में वो फैमिली की नंबर 1 हेयरस है और अब खुद कंपनी की सीईओ भी है, और तू मुझसे गरीबी का रोना रो रहा है। जिस पर वो ऑकवर्ड हो कहता है, अरे मुझे तो अभी मेमोरी लॉस है, मुझे क्या पता मेरे पास पैसे हैं या नहीं, पहले मुझे न्यानियन से बात कर लेने दे। दोस्त तुरंत कहता है, नहीं भाई, अब पीछे मत हटना। याद कर, शुरुआत में तेरी और गु न्यानियन की लव स्टोरी में मेरा भी आधा कंट्रीब्यूशन था। अब तुम दोनों के थोड़े पैसे खर्च करवा दूं तो क्या बुरा है। इसके बाद उसे अचानक अपने पेरेंट्स और बड़ी बहन की याद आती है, जिस पर वो पूछता है, क्या तुझे पता है कि अभी मॉम डैड और दीदी कैसे हैं? मैं उनसे कांटेक्ट वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्त गहरी सांस लेकर कहता है, तेरे पेरेंट्स तुझसे बहुत हर्ट हुए थे, तुम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ बन चुके थे, लेकिन अचानक तू कहने लगा कि तुझे लिन मोमो से प्यार है और तू डिवोर्स चाहता है। गुनियानियन ने मना कर दिया, जिसके बाद तू घर जाकर अपने पेरेंट्स से लड़ने लगा। शुरुआत में उन्हें दरी में लगा था कि हस्बैंड वाइफ के बीच छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लेकिन जब उन्हें असली वजह पता चली तब वो और ज्यादा कापादा नन और लिटिल यू का ख्याल रखने लगे। यह देखकर तूने उन्हीं पर जहरीले शब्द बोलने शुरू कर दिए और फिर उनसे भी रिश्ता तोड़ लिया। कई सालों से तू उनसे मिलने तक नहीं गया। यह सुनकर वो खुद पर यकीन नहीं कर पाता और कहता है, क्या मैंने सच में इतनी घटिया हरकतें की थी? चाओजे, क्या मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया था? जिस पर दोस्त कहता है, और क्या, जब तू अचानक इतना बदल गया था तब गु न्यानियन तुझे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तक लेकर गई थी, लेकिन हर डॉक्टर यही कहता था कि तू बिल्कुल नॉर्मल है, बस किसी बाबा को बुलाकर भूत भगाना ही बाकी रह गया था। यह सुनते ही वो बेचैन होकर कहता है, नहीं, मुझे अभी घर जाकर मॉम डैड से मिलना होगा। जिस पर दोस्त उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जाएगा? जब तुम दोनों बीजिंग में पढ़ने आए थे और गु न्यानियन प्रेग्नेंट हुई थी तब तेरे पेरेंट्स ने अपना काम तक यहीं शिफ्ट कर लिया था, ताकि फुर्सत में वो तुम दोनों का ख्याल रख सकें। यह सुनकर वो डरते हुए कहता है, पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। जिसके जवाब में दोस्त कहता है, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? इतने सालों से मैं अक्सर उनसे मिलने जा रहा हूँ, हर बार वो तेरे बारे में पूछते थे। इससे साफ पता चलता है कि वो आज भी तुझे बहुत याद करते हैं। इसके बाद दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, कौन है बाहर? यह आवाज जानी पहचानी भी लगती है और अजनबी भी। पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी, बल्कि वक्त की थकान उसमें साफ सुनाई देती है। जिस पर वो जल्दी से कहता है, पापा मैं लिन चेन हूँ। यह सुनते ही अंदर से आवाज आती है, अरे सुनती हो, जल्दी बाहर आओ, बेटा वापस आ गया है। जिस पर उसकी माँ शॉक्ड होकर कहती है, क्या सच में आहचेन वापस आ गया? लेकिन वो तो 3 सालों से घर तक नहीं आया था, फिर अचानक कैसे लौट आया? इसके बाद उसकी बहन गुस्से में कहती है, तुझे वापस आने की क्या जरूरत थी? इस घर में तेरे जैसे बेदिल इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। जिस पर वो तुरंत कहता है, मॉम डैड, 2 दिन पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। यह सुनते ही उसकी माँ घबरा जाती है और पूछती है, एक्सीडेंट? अस्पताल गए थे ना? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जिस पर वो कहता है, मैं ठीक हूँ मॉम, बस मेरी मेमोरी चली गई है। अभी मुझे सिर्फ 18 साल की उम्र तक की बातें याद हैं। मॉम डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत सारी गलतियां की जिससे आप दोनों को बहुत दुख पहुंचा। यह सुनकर उसकी माँ की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, अगर तेरी मेमोरी वापस नहीं जाती तो क्या तू पूरी जिंदगी हमसे मिलने भी नहीं आता? जिस पर वो मन ही मन सोचता है, अगर मेमोरी लॉस नहीं होता तो शायद वो असली शरीर पर कब्जा करने वाला इंसान और भी बुरे काम करता, लेकिन ये बातें वो बाहर नहीं कह सकता था, इसलिए पहले माँ को मनाना जरूरी था। फिर वो धीरे से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोनों मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग हो। 6 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। इंसान की जिंदगी में कितनी बार 6 साल आते हैं। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है, अब से मैं हमेशा आप दोनों के पास रहूंगा और आपकी देखभाल करूंगा। जिस पर उसकी माँ कहती है, इस लड़के को बस मीठी बातें बनानी आती हैं। फिर वो अपने पति से कहती है, जल्दी से मियाओ मियाओ को मैसेज करो और बोलो घर आ जाए, इतनी बड़ी बात हुई है, उसे भी पता चलना चाहिए कि लिन चेन वापस आ गया है। जिस पर उसके पिता कहते हैं, ठीक है, अभी मैसेज करता हूँ। इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, मॉम क्या खाना बना रही हो? और फिर अचानक एक्साइटेड होकर कहता है, क्या मशरूम चिकन स्ट्यू भी बना रही हो? बहुत साल हो गए आपका बनाया वो खाना खाए हुए। जिस पर उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है, अच्छा ठीक है, अभी बना देती हूँ। कुछ देर बाद उसकी बहन घर पहुंचती है, जिस पर वो उसे देखकर कहती है, शुरुआत में जब डैड ने कहा कि लिन चेन वापस आ गया है तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ, सच में तू ही है। कुछ दिन पहले तक तो तू मुझे 20 साल का लड़का लगता था और अब अचानक 26 साल का हो गया। जिस पर वो मजाक में कहता है, दीदी आप सच में बेवकूफ हो। यह सुनते ही उसकी बहन तुरंत उसे मारने दौड़ती है और कहती है, दफा हो जा, बेवकूफ तू है, मेमोरी लॉस का बहाना बना रहा है, सिर्फ 6 साल पुरानी बातें भूल गया है। वाह। इसके बाद वो फिर कहती है, मुझे तो लगता है तुझे इस एक्सीडेंट के बाद दोबारा नया इंसान बन जाना चाहिए था। यह सुनकर वो मन ही मन सोचता है, वही पुराना अंदाज, वही जहरीली जुबान, दीदी बिल्कुल नहीं बदली। फिर वो तुरंत माँ के पीछे छिपते हुए कहता है, मॉम देखो ना, दीदी आते ही मुझे डांटना शुरू कर दी। जिस पर उसकी माँ दोनों को डांटते हुए कहती है, तुम दोनों पहले चुप हो जाओ, नहीं तो अभी दोनों की पिटाई कर दूंगी। यह सुनकर उसकी बहन गुस्से में कहती है, आप हमेशा इसे ही सिर पर चढ़ाती हो, संभाल कर रखना इसे, कहीं फिर से इसका दिमाग खराब ना हो जाए। जिस पर वो हंसते हुए कहता है, देखा मॉम, दुनिया में सिर्फ आप ही मुझसे सबसे अच्छा प्यार करती हो। इसके बाद उसकी बहन उसे ध्यान से देखकर धीरे से कहती है, तो तू सच में वापस आ गया? जिस पर वो मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ दीदी मैं वापस आ गया, क्या आपने मुझे मिस किया था? यह सुनकर उसकी बहन तुरंत कहती है, मिस तेरे सिर को किया था। फिर वो अचानक पूछती है, और बता, तेरे और गुन यानयन के बीच अब कुछ ठीक हुआ या नहीं?
इसके बाद वो पुराने दिनों को याद करते हुए कहती है, मुझे अभी भी याद है स्कूल के समय तू कैसे गुनियानियन के पीछे पीछे घूमता रहता था। जिस पर उसकी माँ हंसते हुए कहती है, हाँ गुनियानियन तो 10वीं क्लास से ही तुझ पर दिल हार चुकी थी। मैंने तभी तुझसे कहा था कि उस लड़की का दिल कभी मत तोड़ना। यह सुनकर वो शॉक्ड होकर कहता है, क्या नियानियन मुझे 10th क्लास से पसंद करती थी? उस समय तो मैं खुद उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर उसकी माँ कहती है, याद है ना तू कितने दिनों तक उसके पीछे पड़ा रहा था? बड़ी मुश्किल से वो पहली बार हमारे घर खाना खाने आई थी। फिर वो खुद याद करते हुए कहता है, हाँ मैंने पूरे एक सेमेस्टर तक उसे प्योर्स किया था। अगले सेमेस्टर में जाकर बहुत मनाने के बाद वो पहली बार घर आई थी। इसके बाद उसकी माँ धीरे से कहती है, उस समय नियानयन सिर्फ अपनी दादी के साथ रहती थी। वो इतनी दुबली पतली थी कि देखकर ही दया आ जाए। इतनी ज्यादा डिफेंसिव लड़की अगर तेरे साथ हमारे घर आने को तैयार हुई थी तो जरूर उसने बहुत हिम्मत जुटाई होगी। उसके दिल में तभी से तू था। फिर उसकी माँ कहती है, मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। अगर ऐसा ना होता तो हम भी तुम दोनों के रिश्ते के लिए राजी नहीं होते। यह सुनकर वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है, क्या सच में उस समय से ही नियानयन मुझे पसंद करती थी? इसके बाद उसके पिता कहते हैं, गुनियानन ने हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उस समय हमारा परिवार लिन सिटी में रहता था। जिंदगी ठीक ठाक थी, लेकिन बीजिंग जैसे महंगे शहर में घर खरीदना हमारे बस की बात नहीं थी। फिर वो आसपास देखते हुए कहते हैं, ये घर भी नियानयन ने ही हमारे लिए तैयार करवाया था ताकि बीजिंग में हमारा भी एक ठिकाना हो सके। जिस पर उसकी माँ भी कहती है, हाँ इतने सालों से तू घर नहीं आया, लेकिन नियानयन हमेशा हमसे मिलने आती रही। हर बार हमारे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आती थी। वो हमें अपने असली पेरेंट्स की तरह ट्रीट करती है। फिर उसकी माँ उसकी तरफ देखकर कहती है, उसके दिल और आंखों में सिर्फ तू ही है, इसलिए कभी उसका दिल मत तोड़ना। यह सुनकर उसकी बहन भी कहती है, उस समय मैंने उसे बहुत समझाया था कि तुझे छोड़ दे, लेकिन उसने कहा कि वो तुझसे नाराज नहीं है। उसने कहा था कि उसने सही इंसान चुना है और वो हमेशा तेरे साथ रहेगी। इसके बाद उसकी बहन धीरे से कहती है, गुनियानियन सच में तुझसे बहुत गहरा प्यार करती है। इतने सालों में भी उसने तेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर वो हंसते हुए कहती है, सच बताऊं, शुरुआत में जब मुझे पता चला कि तुझे गुनियानियन पसंद है तब मैंने इस रिश्ते का विरोध किया था। उनका परिवार गरीब था, ऊपर से उनकी दादी की जिम्मेदारी भी थी। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अचानक वो बीजिंग के गु फैमिली की सबसे बड़ी पोती निकल आई। उनका स्टेटस हमारे परिवार से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। जिस पर वो आगे कहती है, उस समय मुझे डर था कि कहीं अमीर बनने के बाद वो तुझे छोड़ ना दे। यह सुनकर वो मुस्कुराकर कहता है, लेकिन नियन बहुत अच्छी है। मुझे पता है मैं उससे इतना प्यार करता हूँ तो मैं भी हमेशा उसके साथ अच्छा ही करूंगा। इतने में पीछे से आवाज आती है, नियन तुम यहाँ कैसे? जिस पर वो पलटकर देखता है और अचानक घबरा जाता है। अभी अभी उसने खुद कहा था कि वो नियन से प्यार करता है और ये बात उसने पिछले 5 सालों में कभी नहीं कही थी। फिर वो मन ही मन सोचता है, कहीं नियानयन ने सब सुन तो नहीं लिया। इसके बाद उसकी माँ खुश होकर कहती है, अरे नियानयन बेटा, आने से पहले बता तो देती, मैं तेरे पसंद का खाना और बना देती। जिस पर वो नियानयन मुस्कुराकर कहती है, सुबह मैं कंपनी गई थी, फिर दोपहर में सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, देखो इसे कितनी बार कहा है कि घर आते समय गिफ्ट्स मत लाया करो। पिछली बार लाई हुई चाय भी अभी तक खत्म नहीं हुई। अगली बार अगर इतना सामान लाई तो घर में घुसने नहीं दूंगी। जिस पर नियानियन हल्के से मुस्कुराकर कहती है, जी मॉम, याद रहेगा। यह देखकर उसकी बहन हंसते हुए कहती है, हर बार यही बोलती है, लेकिन फिर भी हर बार ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आती है। इसके बाद वो खुद कहता है, मॉम डैड आप लोग रख लीजिए ना, ये भी तो नियानियन का प्यार है। फिर वो नियानियन के पास बैठकर कहता है, सुनो नियानियन, मॉम का मशरूम चिकन स्ट्यू दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है और उनका स्पाइसी चिकन और मीटबॉल सूप भी कमाल का होता है, जल्दी टेस्ट करो। जिस पर उसकी माँ हंसते हुए कहती है, तेरी वाइफ इस घर में कितनी बार खाना खा चुकी है? यह सुनकर वो ऑकवर्ड होकर कहता है, अरे मुझे याद नहीं ना। फिर नियानयन उसकी बाउल देखकर कहती है, तुम्हारा बाउल तो भर ही नहीं रहा, तुम भी थोड़ा ज्यादा खाओ। जिस पर वो खुश होकर कहता है, ठीक है गुनियानयन, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हो। यह देखकर उसकी बहन मजाक में कहती है, बस करो तुम दोनों, तुम्हारा प्यार देखकर ही पेट भर गया। फिर उसकी माँ हंसते हुए कहती है, लगता है इस बार इसे सच में मेमोरी लॉस हुआ है। जब ये 10वीं क्लास में पहली बार गुनियानयन से मिला था तब भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करता था। लगता है पुराना लिन चेन वापस आ गया। इसके बाद उसकी माँ नियानयन को कुछ सामान देते हुए कहती है, बेटा ये चीजें साथ ले जाना। जिस पर नियानयन मुस्कुराकर कहती है, जी मॉम। फिर वो अपनी बहन से पूछता है, दीदी अभी आप क्या काम करती हो? जिस पर उसकी बहन कहती है, चल गैस कर। वो एक के बाद एक प्रोफेशन बोलता जाता है, टीचर, डिजाइनर, लॉयर, लेकिन सब गलत निकलते हैं। जिस पर उसकी बहन हंसते हुए कहती है, रहने दे, तू आज भी पहले जैसा बेवकूफ है। मैंने खुद का रेस्टोरेंट खोला है। यह सुनकर वो तुरंत कहता है, बेवकूफ मैं नहीं, आप हो। स्कूल के समय मैं सिर्फ मस्ती करता था, ऐसा नहीं था। जरूरत पड़ने पर पढ़ाई भी करता था। ऊपर से गुनियानयन जैसी टॉपर मुझे पढ़ाती भी थी, इसलिए मैं आसानी से जिन यूनिवर्सिटी के डिजाइन डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गया और वही मेरा फेवरेट फील्ड था। इसके बाद वो
सोच में पड़कर कहता है, लेकिन अब तक मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन सी जॉब करता हूँ। अब मेरी उम्र 24 साल है, ग्रेजुएशन को भी 1 साल हो चुका होगा, शायद मैं कहीं काम करता हूँगा। लगता है रात में घर जाकर नियानियन से पूछना पड़ेगा। फिर वो अपनी बहन से कहता है, दीदी क्या मैं कभी आपके रेस्टोरेंट में खाने आ सकता हूँ? जिस पर उसकी बहन मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल, वेलकम है तेरा। इतने में गो नियानियन उठकर जाने लगती है, जिस पर उसकी माँ पूछती है, अरे नियानियन इतनी जल्दी जा रही हो? जिसके जवाब में वो कहती है, मुझे डॉक्टर के पास जाकर लिटिल यू को लेना है। यह सुनते ही पूरे घर का माहौल थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि सब जानते थे कि लिटिल यू की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उसकी माँ दुखी होकर कहती है, जब लिटिल यू पैदा हुई थी तब वो बिल्कुल गुड़िया जैसी प्यारी थी। इतनी समझदार बच्ची अब ठीक से बोल भी नहीं पाती, यह सोचकर दिल टूट जाता है। जिस पर वो तुरंत कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं, रास्ते में ध्यान से जाना और नियानियन अगली बार लिटिल यू को भी साथ लेकर आना, हम सब उसे बहुत मिस करते हैं। जिस पर नियानियन मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अगली बार जरूर लेकर आऊंगी। इतने में उसकी बहन एक गिफ्ट पकड़ाते हुए कहती है, ये अपनी बेटी को दे देना, मुझे लगा छोटी लड़कियों को बार्बी डॉल पसंद आती है। जिस पर उसकी माँ तुरंत कहती है, मेरी नातिन को अपने जैसा मत बना देना। फिर उसकी बहन कहती है, अरे लिटिल यू रात को हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताबें पढ़ती है। यह सुनकर वो शॉक्ड होकर कहता है, क्या इतनी छोटी उम्र में? फिर वो मजाक में कहता है, सच में मैंने सही लड़की को चुना था, उसने हमारे पूरे परिवार का एवरेज IQ ही बढ़ा दिया। यह सुनते ही उसकी बहन गुस्से में कहती है, क्या मतलब, तू किसे कमअक्ल बोल रहा है? जिस पर वो तुरंत हंसने लगता है और पूरा घर फिर से पुराने दिनों की तरह शोर और हंसी से भर जाता है। जिस पर उसकी बहन तुरंत जवाब देती है, खुद तुम भी तो बिना सोचे समझे बातें करने वाले बेवकूफ हो, संभल कर रहना। इसके बाद लिटिल यू अपनी ड्राइंग दिखाते हुए कहती है, देखो मैंने अपना कासल बना लिया, अब हम दोनों इसे साथ में कलर करेंगे। जिस पर सामने वाली टीचर मुस्कुराकर कहती है, हाँ ये तो बहुत अच्छा बना है लिटिल यू, अब तुम इसे खुद कलर करो। फिर वो ड्राइंग को ध्यान से देखकर पूछती है, ये क्या बनाया है? बादल, लेकिन ये बादल काले रंग के क्यों हैं? इसके बाद वो धीरे से लिटिल यू को समझाते हुए कहती है, देखो बेटा, इस काले रंग के पास तुम अपनी पसंद का कोई और रंग भी जोड़ सकती हो, जैसे ब्लू कलर, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दिल में छोटी छोटी खुशियां छिपी हैं। फिर वो दूसरी ड्राइंग देखकर पूछती है, लिटिल यू ये तुमने किसे बनाया है? चलो मैं गेस करती हूँ, बीच में तुम हो और ये तुम्हारी मॉम है, लेकिन ये आदमी कहीं तुम्हारे डैड तो नहीं? आखिर उन्हीं की वजह से तुमने बोलना बंद किया ना? यह सुनकर वो मन ही मन सोचती है, उसकी डैड ने उसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये बच्ची अभी तक अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है। इसके बाद लिन चेन और गु नियानैन बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, जिस पर लिन चेन धीरे से पूछता है, नियानैन क्या इस डॉक्टर का ट्रीटमेंट सच में काम कर रहा है? मुझे लगा अभी लिटिल यू ज्यादा खुश नहीं थी। जिस पर गु नियानैन जवाब देती है, पहले से काफी बेहतर है, 1 साल पहले की तुलना में वो अब ज्यादा खुलने लगी है, लेकिन पिछले 2 दिनों जितनी खुश वो पहले कभी नहीं दिखी। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, शायद इसकी वजह तुम हो। यह सुनकर लिन चेन थोड़ा चौंक जाता है। उसी समय वो मेल डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, मैं पिछले 2 सालों से लिटिल यू का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैंने उसे किसी के साथ इतना क्लोज देखा है। इसके बाद वो दोनों को देखकर पूछता है, लेकिन अचानक तुम दोनों इतने करीब कैसे हो गए? फिर उसकी नजर लिन चेन पर जाती है और वो कहता है, तो आप ही लिटिल यू के फादर हैं, पहली बार आपको अपनी बेटी को लेने आते देखा है। यह सुनकर लिन चेन अंदर ही अंदर असहज हो जाता है, क्योंकि यह बात साफ इशारा कर रही थी कि पिछले 2 सालों में उसने कभी अपनी बेटी की परवाह नहीं की। फिर वो मन ही मन सोचता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता। इसके बाद लिन चेन विनम्रता से कहता है, मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद डॉक्टर। जिस पर डॉक्टर शांत आवाज में कहता है, ये मेरा काम है, मैं लिटिल यू का साइकोलॉजिस्ट हूँ, उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। फिर लिन चेन कहता है, फिर भी आपने बहुत मेहनत की। जिस पर डॉक्टर हल्का मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे लिटिल यू बहुत पसंद है, वो बहुत प्यारी बच्ची है। यह सुनते ही लिन चेन अचानक सतर्क हो जाता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, मैंने गु नियानैन को 3 साल तक प्योर्स किया था, मैं कैसे नहीं पहचानूंगा, ये आदमी भी नियानैन को पसंद करता है। इसके बाद वो जल्दी से कहता है, ठीक है डॉक्टर, अब हम चलते हैं। जिस पर डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, बाय डॉक्टर अंकल बोलो। फिर बाहर निकलने के बाद लिन चेन लिटिल यू को गिफ्ट देते हुए कहता है, देखो बेटा, ये पापा तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं, तुम्हें पसंद आया? जिस पर लिटिल यू हल्के से सिर हिलाती है। फिर वो खुश होकर कहता है, तुम्हें पसंद है ना नैना? पापा को भी बहुत पसंद आया। इसके बाद साइकोलॉजी सेंटर से निकलने के बाद लिन चेन कुछ उदास सा दिखाई देता है, जिस पर लिटिल यू धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहती है, पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनकर वो मुस्कुराते हुए पूछता है, अच्छा क्यों? जिसके जवाब में लिटिल यू कहती है, क्योंकि आज पहली बार पापा मुझे लेने आए हैं। यह सुनते ही लिन चेन का दिल भर आता है। फिर वो लिटिल यू को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, पहले पापा अच्छे नहीं थे, पापा ने तुम्हें बहुत इग्नोर किया, लेकिन अब पापा वादा करते हैं आगे से पापा हमेशा तुमसे प्यार करेंगे और तुम्हारा ख्याल रखेंगे। कुछ देर बाद रात हो जाती है, जिस पर गु नियानैन कहती है, लिटिल यू रात के 8:30 बज गए, अब अपने रूम में जाकर सो जाओ। लेकिन लिटिल यू उदास होकर नीचे देखने लगती है। जिस पर लिन चेन पूछता है, क्या हुआ?
फिर लिटिल यू धीरे से कहती है, अगर मैं सोने चली गई तो फिर पापा नहीं दिखेंगे। यह सुनकर लिन चेन तुरंत मुस्कुरा देता है और कहता है, हमारी लिटिल यू पापा से दूर नहीं रहना चाहती ना, तो आज रात तुम मॉम डैड के साथ सो सकती हो। यह सुनते ही लिटिल यू की आंखें चमक उठती हैं। फिर वो एक्साइटेड होकर कहती है, सच में मैं पापा मामा के साथ सो सकती हूँ। जिस पर लिन चेन प्यार से कहता है, बिल्कुल, क्योंकि लिटिल यू पापा मामा की सबसे प्यारी ट्रेजर है। पापा चाहते हैं कि आगे से लिटिल यू अपने दिल की सारी बातें बहादुरी से बोल सके। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो पहले पापा तुम्हें वॉशरूम लेकर चलते हैं। लिटिल यू को रूम में छोड़ने के बाद लिन चेन अचानक गे गु न्यानन को देखता है और धीरे से उसका नाम लेता है, न्यानन। जिस पर वो पलटकर पूछती है, क्या हुआ? फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारा नाम लेने का मन किया। स्कूल के समय भी मैं ऐसा ही करता था, मौका मिलते ही तुम्हारा नाम बुलाने लगता था। इसके बाद वो पुराने दिनों को याद करते हुए लगातार उसका नाम दोहराने लगता है, गुनियानैन गुनियानैन गुनियानैन। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, तुम बहुत अच्छी हो गुनियानैन, तुम कमाल हो गुनियानैन, तुम सबसे बेस्ट हो। यह सुनकर गुनियानैन की आंखें धीरे धीरे नरम पड़ने लगती हैं। फिर लिनचेन अचानक पूछता है, न्यान न्यान, क्या तुम मुझे 10वीं क्लास से ही पसंद करती थी? जिस पर गुन्यान न्यान धीरे से सिर हिलाकर कहती है, हाँ आहचेन, सच कहूं तो तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करती हूँ, बहुत पहले से। यह सुनकर लिनचेन खुश होकर कहता है, मुझे पता था, मैं इतना हैंडसम हूँ बे, ऊपर से मेरा नेचर भी अच्छा है। गुन्यानैन आखिर कैसे मुझ पर दिल न हारती। लेकिन फिर वो उसे ध्यान से देखकर सोचता है, उस समय बाहर से वो हमेशा बहुत कोल्ड दिखाई देती थी। उसके चेहरे पर कभी कोई इमोशन नहीं दिखता था, लेकिन उसकी जिंदगी ही इतनी मुश्किल थी कि उसका ऐसा होना नॉर्मल था। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, अच्छा अब मैं पहले शावर लेकर आता हूँ। जिस पर गुन्यानियन अचानक पूछती है, अचन, आज जब हम लिटिल यू को लेने गए थे तब तुम अपसेट थे क्या? फिर वो टॉवल उठाते हुए जवाब देता है, अब नहीं हूँ। जिस पर वो पूछती है, लेकिन क्यों अपसेट थे? इसके बाद लिन चेन सीधा कह देता है, क्योंकि मुझे लगा वो मेल डॉक्टर तुम्हें पसंद करता है। उसका एटीट्यूड मेरे साथ थोड़ा अजीब था और मुझे वो पसंद नहीं आया। ये सुनते ही गु नियानयान तुरंत घबरा जाती है और कहती है, चेन सॉरी, मैं उन्हें सिर्फ लिटिल यू का साइकोलॉजिस्ट मानती हूँ, मेरा उनके साथ कोई और रिश्ता नहीं है। जिस पर लिन चेन मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है, अब मैं ठीक हूँ। तुम इतनी अमेजिंग हो कि कोई भी तुम्हें पसंद कर सकता है। स्कूल के समय भी बहुत सारे लड़के तुम्हें पसंद करते थे। मैं हर बात पर बेवजह जेलस नहीं हो सकता। फिर वो उसके करीब जाकर कहता है, लेकिन आगे से अगर मुझे कुछ बुरा लगा तो मैं सीधे तुम्हें बता दूंगा। हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है वाइफ? जिस पर गु नियानैन हल्के से मुस्कुरा देती है। इसके बाद लिन चेन जाते जाते कहता है, हाँ एक बात बताना भूल गया, मैंने लिटिल यू से वादा किया है कि आज रात वो हमारे साथ सोएगी। शॉवर लेने के बाद मैं उसे लेने जाऊंगा। अगली सुबह लिन चेन अचानक उठकर सोचता है, कल रात मैं नियानैन से पूछना चाहता था कि मैं अभी कौन सी जॉब करता हूँ, लेकिन लिटिल यू के साथ सोते सोते खुद ही सो गया। इतने में उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, आज तुम्हारी छुट्टी का आखिरी दिन है, कल टाइम पर ऑफिस पहुंचना, एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाला है। ये उसका डिजाइन रिक्वायरमेंट फाइल है, आज अच्छे से देख लेना। ये देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, तो मैं डिजाइन फील्ड में काम करता हूँ। फिर कंपनी का नाम देखकर वो और भी शॉक्ड हो जाता है, सिंगी डिजाइन। ये तो वही सबसे फेमस डिजाइन कंपनी है जिसके बारे में मैं बचपन से सुनता आया हूँ, यही तो मेरा सपना था। इसके बाद वो खुद से कहता है, मेरे जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को यहाँ जॉब कैसे मिल गई? लगता है जिसने मेरा शरीर कब्जा किया था उसमें थोड़ी ह्यूमैनिटी बची हुई थी, तभी मुझे यहाँ काम करने दिया। इतने में एक सर्वेंट मुस्कुराकर कहता है, यंग मास्टर, आज आप इतने खुश क्यों हैं? जिस पर लिन चेन एक्साइटेड होकर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी ड्रीम कंपनी में काम करता हूँ। यह सुनकर सर्वेंट थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है, यंग मास्टर, शायद आपको एक बात नहीं पता, जब लिटिल यू पैदा हुई थी तब आप दोनों दोबारा यूनिवर्सिटी लौटे थे, लेकिन उसी समय आपका बिहेवियर बदल गया था। फिर वो आगे कहता है, आप जिद करने लगे थे कि आपको अपना मेजर बदलना है, सिर्फ इसलिए ताकि आप उस लिन मोमो के सेम डिपार्टमेंट में पढ़ सकें। यह सुनकर लिन चेन शर्मिंदा हो जाता है। फिर सर्वेंट कहता है, लेकिन यंग मैडम ने आपको रोक लिया। उन्होंने कहा था कि अगर आपने डिजाइन मेजर छोड़ा तो वो आपका पॉकेट मनी बंद कर देंगी, तब जाकर आपने मेजर चेंज करने का फैसला छोड़ा। यह सुनकर लिन चेन मन ही मन सोचता है, सच में उस समय वाला मैं किसी काम का नहीं था। फिर वो सोचने लगता है, क्या न्यानैन को पहले से पता था कि वो असली मैं नहीं था, इसलिए वो हर हाल में उसे रोकने की कोशिश करती थी। इसके बाद सर्वेंट कहता है, पहले यंग मैडम हमेशा आपकी हर बात मानती थी, लेकिन यही पहली बार था जब वो सच में आपसे नाराज हुई थी। फिर वो आगे कहता है, ग्रेजुएशन के बाद भी आपने डिजाइन फील्ड में काम करने से मना कर दिया था। इस कंपनी का ऑनर यंग मैडम का दोस्त है, उसी की वजह से आपको यहाँ जॉब मिली। ये सुनकर लिन चेन शर्म से कहता है, मतलब मैं यहाँ बैकडोर एंट्री से आया हूँ। फिर वो अचानक एक्साइटेड होकर कहता है, लेकिन फिर भी नियान नियान मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। इसके बाद वो किचन की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर सर्वेंट हैरानी से पूछता है,
यंग मास्टर, आप किचन में क्या कर रहे हैं? जिस पर लिन चेन मुस्कुराकर कहता है, मैं गुन नियानेन के लिए लंच बनाना चाहता हूँ। इतने सालों तक उसने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं उसे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। यह सुनकर सर्वेंट शॉक्ड होकर पूछता है, लेकिन यंग मास्टर, आपको खाना बनाना आता है? जिस पर वो हंसकर कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं सीखते सीखते बना लूंगा। किसी को बुलाओ और मुझे स्वीट एंड सॉर रिब्स बनाना सिखाओ। नियानेन को स्वीट एंड सॉर टेस्ट सबसे ज्यादा पसंद है। कुछ देर बाद वो गोस्ट कॉर्पोरेशन पहुंचता है। चारों तरफ की भव्यता देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, कितना शानदार है ये, शायद पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। इतने में सामने से रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर कहती है, हेलो सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? जिस पर लिन चेन सीधे कहता है, मैं गुन नियानेन से मिलने आया हूँ। जिस पर रिसेप्शनिस्ट अचानक चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे ये तो वही आदमी है जिसकी फोटो कंपनी नोटिस बोर्ड पर लगी हुई है, उसी दिन की जब गू फैमिली की बड़ी बेटी सीईओ बनी थी। उस समय कंपनी में एक खास रूल भी लगाया गया था कि अगर ये इंसान कभी दिखाई दे तो इनके साथ बिल्कुल बिल्कुल सीईओ जैसा बिहेवियर करना है। फिर वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड होकर सोचती है, यकीन नहीं हो रहा, आज असली इंसान सामने खड़ा है। जिस पर वो हड़बड़ाकर पूछती है, आप सीईओ गू के हस्बैंड हैं, तभी आपका चेहरा इतना फेमिलियर लग रहा था। इसके जवाब में लिन चेन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मैं ही तुम्हारी सीईओ गू का हस्बैंड हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता? जिस पर रिसेप्शनिस्ट उत्साह से कहती है, शुरुआत में तो हमें भी लगा था कि ये सब फेक है, क्योंकि आप कभी कंपनी आए ही नहीं, लेकिन सच कहूँ, रियल लाइफ में आप फोटो से भी ज्यादा हैंडसम हैं। यह सुनते ही लिन चेन अचानक चुप हो जाता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, मैंने इतने सालों में कितनी घटिया हरकतें की, लेकिन फिर भी गुन नियानेन ने पूरी दुनिया के सामने यही कहा कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मुझे ये बातें बताने के लिए धन्यवाद। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, चलो मैं भी तुम्हें एक छोटा सीक्रेट बताता हूँ। मैंने गुन नियानेन को पूरे 3 साल तक प्योर्स किया था। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे एक्सेप्ट किया था। हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट शॉक्ड होकर कहती है, क्या मतलब सीईओ गू का प्यार वन साइडेड नहीं था? यंग मास्टर ने खुद उन्हें 3 साल तक प्योर्स किया था। फिर वो एक्साइटमेंट में कहती है, नहीं, ये खबर मुझे तुरंत सबको बतानी पड़ेगी। उसी समय अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है, जिस पर एक असिस्टेंट गुस्से में कहती है, लिन मोमो, बिना मिस गू की परमिशन के तुम अंदर नहीं जा सकती। लेकिन लिन मोमो घमंड से कहती है, मैं उस आदमी की औरत हूँ जिसे लिन चेन प्यार करता है। अगर तुम लोगों ने मुझे रोका तो मैं लिन चेन से शिकायत कर दूंगी। उस समय अगर गुन नियानेन का प्यार टूट गया तो मुझे दोष मत देना। इतने में अंदर से गुन नियानेन की आवाज आती है, यांग क्यों, उसे अंदर आने दो। यह सुनकर लिन मोमो घमंड से मुस्कुराती है और कहती है, देखा, गुन नियानेन भी आखिर मेरे सामने हार जाती है। तुम जैसी छोटी असिस्टेंट भी मुझे रोकने की हिम्मत करती हो। यह देखकर बाहर खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं, जिस पर एक लड़की धीरे से कहती है, इस बार भी लिन मोमो जरूर गू फैमिली की बड़ी बेटी का मजाक उड़ाने आई होगी। दूसरी तुरंत कहती है, और क्या, शायद फिर से कोई प्रोजेक्ट छीनने आई है। इसके बाद एक एम्प्लॉय पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है, मुझे अभी भी याद है, पहले भी एक बार लिन मोमो ने चेनशी ग्रुप की जमीन पर नजर डाली थी। वो जमीन पहले ही मिस गू जीत चुकी थी, लेकिन लिन मोमो ने सीधे उन्हें धमकी दी थी। फिर वो धीरे से कहता है, उसने कहा था कि अगर वो प्रोजेक्ट नहीं दिया तो वो लिन चेन को डिवोर्स के लिए उकसाएगी। यह याद करके वो एम्प्लॉय उदास हो जाता है और कहता है, मुझे आज भी उस समय मिस गू की आंखें याद हैं। बाहर से वो हमेशा काम दिखती थीं, लेकिन उनकी आंखों में टूटे हुए दर्द साफ दिखाई देता था। आखिर में उन्हें मजबूरी में मानना पड़ा था। इसके बाद अंदर जाते ही लिन मोमो गुस्से में कहती है, गुनियानन, तुमने लिन चेन के साथ क्या किया है? 2 दिन पहले तक उसने मेरे साथ भागने का वादा किया था, लेकिन अब अचानक वो मुझे इग्नोर करने लगा है। जिस पर गू नियानेन ठंडी आवाज में कहती है, तुम मेरे हस्बैंड को लेकर भागना चाहती हो और मुझसे पूछा तक नहीं। यह सुनकर लिन मोमो हंसते हुए कहती है, तुम जैसी नाम की वाइफ से पूछूं? मैं और आह चेन ही असली प्यार हैं। तुम तो बस उसकी जिंदगी में जबरदस्ती बैठी हुई औरत हो। फिर वो और भी जहरीले अंदाज में कहती है, गू नियानेन, जिसे प्यार नहीं मिलता वही असली थर्ड पर्सन होता है। यह सुनकर गू नियानेन की आंखें हल्का कांप जाती हैं, जिस पर लिन मोमो मुस्कुराकर कहती है, ओह, तो तुम उतनी शांत भी नहीं हो जितना दिखावा करती हो। फिर वो सीधे मुद्दे पर आती है और कहती है, मैंने सुना है तुम्हें हाल ही में 80 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला है। ऐसा करो, वो मुझे दे दो, बदले में मैं आह चेन से तुम्हारे बारे में 2 अच्छी बातें कह दूंगी। इसके बाद वो मन ही मन सोचती है, पता नहीं क्यों लिन चेन अचानक मुझसे दूर हो गया, लेकिन इसमें जरूर गू नियानेन का हाथ है। हालांकि ये मेरे लिए अच्छा मौका है, मुझे इससे जितना फायदा मिल सकता है उतना लेना चाहिए। फिर वो पुराने दिनों को याद करते हुए कहती है, जब मैं जिंगदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तभी अचानक लिन चेन नाम का लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। उस समय मुझे उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, ना मैं उसे हाथ लगाने देती थी, न किस करने देती थी। सच कहूं तो सिमिंग उससे कहीं बेहतर था। फिर वो हंसते हुए कहती है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसकी वाइफ गू कॉर्पोरेशन की हेयरस है, जिसके बाद मैंने धीरे धीरे उसे उम्मीद देनी शुरू की और फिर उसी के जरिए गू नियानेन से बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हासिल किए। इसके बाद लिन मोमो ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हें पता है मैं आह चेन के साथ भागना क्यों चाहती हूँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं देना चाहती। फिर वो धमकी देते हुए कहती है, गुनियानेन, अगर इस बार भी तुमने मना किया तो मैं सच में लिन चेन को अपने साथ ले जाऊंगी। फिर पूरी जिंदगी तुम उसे दोबारा नहीं देख पाओगी। वैसे भी आह चेन मुझसे इतना प्यार करता है कि वो जरूर मेरे साथ आएगा।
इसके बाद वो इम्पेशेंट होकर कहती है, जल्दी फैसला करो, या फिर क्या मुझे आह चेन से कहना पड़ेगा कि वो तुमसे डिवोर्स ले ले। कुछ देर की चुप्पी के बाद गुनियानैन धीरे से कहती है, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट ट्रांसफर करवा दूंगी। यह सुनते ही लिन मोमो मुस्कुराकर कहती है, बस यही समझदारी है। लेकिन तभी बाहर से अचानक एक गुस्से भरी आवाज आती है, ट्रांसफर तुम्हारे सिर पर होगा लिन मोमो, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो जो उसकी चीजों को छूने की बात कर रही हो। यह सुनकर पूरे ऑफिस के लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि पहली बार लिन चेन ने लिन मोमो पर इतनी जोर से चिल्लाया था, जिस पर एम्प्लॉयज आपस में फुसफुसाने लगते हैं, ये क्या। यंग मास्टर ने अभी लिन मोमो को डांटा। पहले तो वो उसकी हर बात मान लेते थे। दूसरा कहता है, सच में मेमोरी लॉस के बाद यंग मास्टर का एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया है। उधर लिन चेन गुस्से से कांपते हुए कहता है, मैंने 3 साल तक गुन यानन को किसी ट्रेजर की तरह संभाला था और तुमने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया। फिर वो दर्द भरी आवाज में कहता है, आज मैंने ये सब खुद अपने कानों से सुना। पता नहीं पिछले सालों में तुमने उसके साथ और कितना बुरा किया होगा। यह सुनकर लिन मोमो गुस्से में कहती है, आह चेन, तुम ये सब क्या बोल रहे हो। जिस पर लिन चेन उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहता है, यही वो औरत है जिसने न्यान न्यान और लिटिल यू को इतना दुख दिया। अगर दिमाग खराब है तो जाकर इलाज करवाओ। इतनी सी बात भी समझ नहीं आती। यह सुनते ही लिन मोमो बुरी तरह भड़क जाती है और कहती है, लिन चेन, तुम्हारा मतलब क्या है। तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब ये नया ड्रामा क्यों कर रहे हो। पिछली बार तुमने मुझे इग्नोर किया था, उसका हिसाब भी अभी बाकी है। फिर वो मन ही मन सोचती है, क्या लिन चेन सच में हार्ड टू गेट वाला गेम खेल रहा है। शायद वो सिर्फ गुनियानैन से ज्यादा फायदा लेना चाहता है। आखिर पहले भी जब वो गुनियानैन को थोड़ा प्यार दिखाता था तो वो हर चीज मान जाती थी। लेकिन तभी लिन चेन ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम खुद को क्या समझती हो कि मुझे तुम्हारे साथ हार्ड टू गेट खेलना पड़े। फिर वो सीधे गुनियानैन की तरफ देखकर कहता है, मैं ये ट्रिक्स सिर्फ अपनी वाइफ के साथ यूज करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट करता हूँ। इसके बाद वो लिन मोमो की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम्हारे जैसी औरत जो सिर्फ मर्दों पर डिपेंड करती है, उसमें ऐसी क्या खास बात है कि मैं तुम्हें पसंद करूं। यह सुनकर लिन मोमो गुस्से से कांपने लगती है और कहती है, ठीक है, तुम लोग इंतजार करो। लेकिन लिन चेन उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, और हाँ, ये मत कहना कि जिसे प्यार नहीं मिला वही थर्ड पर्सन है। पहले मेरा दिमाग खराब था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे घूमता था, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। फिर वो गुनियानैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरे दिल में सिर्फ गुनियानैन है, वो कभी थर्ड पर्सन नहीं थी। इसके बाद वो अचानक गुनियानैन की तरफ मुड़कर गुस्से में कहता है, और तुमने उसकी इतनी बेवकूफी भरी डिमांड मान ही क्यों ली। फिर वो आगे कहता है, जब मैं तुम्हें प्योर्स करता था तब तुम मुझे घास तक नहीं डालती थी, उस समय तुम इतनी स्ट्रांग थी। फिर अब इस प्रोजेक्ट के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिस पर गुनियानियन की आंखें धीरे धीरे लाल हो जाती हैं। फिर वो कांपती आवाज में कहती है, क्योंकि मेरे लिए प्रोजेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो। यह सुनकर लिन चेन अचानक चुप हो जाता है। फिर गुनियानैन धीरे से कहती है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, सच में नहीं। मुझे डर था कि अगर मैंने लिन मोमो की बात नहीं मानी तो शायद तुम सच में उसके साथ चले जाओगे। इसके बाद वो नीचे देखते हुए कहती है, गू कॉर्पोरेशन के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स शायद बहुत बड़े ना हो, लेकिन अगर तुम्हें खो देती तो मैं सच में टूट जाती। जिस पर सर्वेंट धीरे से बताने लगता है, 2 साल पहले जब बड़ी मिस ने कंपनी संभाली थी तब कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन 1 साल पहले से लिन मोमो ने आपके नाम का इस्तेमाल करके बड़ी मिस के हाथों से कई बड़े ऑर्डर्स छीनने शुरू कर दिए, और सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स ही नहीं, छोटे छोटे काउंटलेस प्रोजेक्ट्स भी। फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, सबसे बुरी बात तो ये थी कि यंग मास्टर, आप खुद भी उसके साथ मिलकर बड़ी मिस के खिलाफ खड़े हो गए थे। यह सुनकर लिन चेन का चेहरा भारी हो जाता है। जिस पर सर्वेंट आगे कहता है, इसी वजह से गु फैमिली के लोग आपसे दिन पर दिन नाराज होते गए, लेकिन बड़ी मिस के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सिर्फ और ज्यादा मेहनत करके नए प्रोजेक्ट्स हासिल करती रहीं, ताकि अपने परिवार को साबित कर सकें कि लिन चेन सच में एहसान फरामोश इंसान नहीं है। यह सुनकर लिन चेन धीरे से पूछता है, क्या वो फैमिली के लोग इतने स्ट्रिक्ट हैं। पहली बार मैं उनके बारे में इतना सुन रहा हूँ। जिस पर सर्वेंट जवाब देता है, वो लोग बहुत बड़े और पुराने खानदान से हैं, उनके फैमिली रूल्स बहुत सख्त हैं। हालांकि उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। फिर वो धीरे से कहता है, लेकिन गो फैमिली अपने लोगों को बहुत प्रोटेक्ट करती है। जब आप और बड़ी मिस साथ थे तब वो लोग आपको भी बहुत पसंद करते थे, बस बाद में आपने खुद उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके बाद सर्वेंट मन ही मन सोचता है, मैं अभी भी बातों को हल्का करके बता रहा हूँ, सिर्फ दूरी नहीं बनाई थी। फिर वो आगे कहता है, जब गो फैमिली को पता चला कि आप लिटिल यू के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं तब उन्होंने बड़ी मिस से डिवोर्स लेने तक को कहा था। यह सुनकर लिन चेन अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगता है और सोचता है, धत्त तेरे की, फिर वही कमीना इंसान। फिर सर्वेंट कहता है, लेकिन हर बार बड़ी मिस ने मना कर दिया। यह सुनते ही लिन चेन का दिल और भारी हो जाता है। फिर वो धीरे से गो न्यानैन की तरफ देखकर कहता है, सॉरी, इतने सालों में तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना। जिस पर गो न्यानैन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, जब तक आह चेन मेरे साथ हैं मैं सब कुछ खुशी खुशी सह सकती हूँ। यह सुनकर लिन चेन गंभीर होकर कहता है, गुनियानैन, शायद तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेरे लिए भी तुम्हारी फीलिंग्स उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ मेरी वजह से अपने दिल के खिलाफ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। यह सुनकर गुनियानैन धीरे से सोचने लगती है, मेरे दिल की बात, लिन चेन ही तो मेरी आखिरी सीमा है।
जब वो खुश रहता है तभी मैं खुश रहती हूँ। इसके बाद लिन चेन अचानक मुस्कुराकर कहता है, गुनियानैन, हम हस्बैंड वाइफ है ना? जिस पर वो हल्का सा सिर हिलाती है। फिर लिन चेन धीरे से कहता है, तो न्यानैन मुझे किस करो। यह सुनते ही गो न्यानैन की सांसें रुक सी जाती हैं। शायद पहले वो दोनों काउंटलेस बार किस कर चुके थे, लेकिन अभी वाले लिन चेन के लिए ये पहली बार था। इसके बाद दोनों धीरे धीरे करीब आते हैं, जिस पर लिन चेन मन ही मन सोचता है, मुझे गुनियानैन को किस करना बहुत पसंद है। उधर गुनियानैन भी अंदर ही अंदर कांप उठती है और सोचती है, 4 साल बाद भी लिन चेन अभी तक मुझे ऐसे ही दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। सच में जी चाहता है उसे हमेशा के लिए अपने पास बंद करके रख लूं, ताकि वो सिर्फ मेरा रहे। इसके बाद लिन चेन अचानक खुश होकर कहता है, वैसे तुम्हारे लिए रिवॉर्ड भी है, मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। फिर वो एक्साइटेड होकर डिशेस खोलते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी फेवरेट स्वीट एंड सॉर रिब्स हैं और स्टियर फ्राई ब्रोकोली भी। जल्दी टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। मैंने खास किचन स्टाफ से सीखकर बनाया है। जिस पर गुनियानैन एक पीस खाकर मुस्कुराती है। फिर लिन चेन जल्दी से पूछता है, कैसा है, अच्छा बनाना? इसके बाद वो खुद भी टेस्ट करता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा बिगड़ जाता है। जिस पर गुनियानैन तुरंत कहती है, आह चेन, रहने दो, मत खाओ, बहुत सॉल्टी है। फिर लिन चेन शॉक्ड होकर कहता है, ये स्वीट एंड सॉर रिब्स कैसे सॉल्टी रिब्स बन गई? जिस पर वो खुद ही याद करते हुए कहता है, शायद उस समय शेफ कहीं बाहर गया था, उसने कहा था 4 स्पून शुगर डालना और मैंने गलती से शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया। फिर वो गुनियानैन को देखकर कहता है, इतना नमकीन होने के बाद भी तुमने इसे टेस्टी बोल दिया। जिस पर गुनियानैन प्यार से मुस्कुराकर कहती है, आह चेन के हाथ का बनाया कुछ भी खराब नहीं हो सकता। यह सुनकर लिन चेन हंस पड़ता है और कहता है, गुनियानैन, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, अब ये मत खाओ, ज्यादा सॉल्टी खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बाकी डिशेस खाओ। इसके बाद वो उसे खाना खाते हुए देखता रहता है। फिर अचानक कहता है, गुनियानैन, तुम खाना खाते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती हो। फिर उसे अचानक कुछ याद आता है और वो ऑकवर्ड होकर कहता है, हाँ वैसे न्याना, मेरे पास पैसे नहीं है। कल रात मैंने सारे बैंक अकाउंट्स चेक किए, 5-6 कार्ड्स मिलाकर भी सिर्फ 250 युआन थे। ऐसा लग रहा था जैसे बैलेंस खुद मेरा मजाक उड़ा रहा हो। फिर वो जल्दी से कहता है, लेकिन गलत मत समझना, मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए खाना नहीं बना रहा था। बस पहले मेरा और डोंग शाओजी का रिश्ता खराब हो गया था ना, कल उससे मुलाकात हुई तो लगा उसके लिए कुछ करना चाहिए। जिस पर गुनियानन बिना सोचे जवाब देती है, मेरा पैसा भी तुम्हारा ही पैसा है। मैं इतना पैसा कमाती ही इसलिए हूं ताकि अहचेन अपनी पसंद की जिंदगी जी सके, अपने सपने पूरे कर सके। फिर वो धीरे से कहती है, पहले मैं तुम्हें पैसे इसलिए नहीं देती थी क्योंकि मुझे लगता था वो असली अहचेन नहीं था। ये सुनते ही लिन चेन शॉक्ड रह जाता है। अगले ही पल गुनियानैन उसके हाथ में एक ब्लैक कार्ड रख देती है, जिस पर लिन चेन आंखें फाड़कर कहता है, वाइफ, ये ब्लैक कार्ड है। उधर डोंग शाओजी भी कार्ड देखकर चिल्ला पड़ता है, धत्त तेरे की, जिंदगी में पहली बार असली ब्लैक कार्ड देख रहा हूँ। जिस पर लिन चेन भी हंसते हुए कहता है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, क्या इससे सच में अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकते हैं? यह सुनकर डोंग शाओजी तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहता है, भाई आज से तू ही मेरा बॉस है। फिर वो हंसते हुए कहता है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी तेरे जैसा ही है। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं अभी तक बीजिंग में स्ट्रगल कर रहा हूँ। आज भी रूममेट्स के साथ रहता हूँ। 2 दिन पहले तो नया फोन खरीदने से पहले भी 2 दिन सोचना पड़ा था। इसके बाद वो एक्साइटेड होकर कहता है, आज जो भी खर्चा होगा सब लिन चेन देगा, फाइनल। फिर लिन चेन अचानक कहता है, शाओजी, मैं लिटिल यू के लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ और साथ में अपनी गॉडडॉटर के लिए भी गिफ्ट्स लेने हैं। आखिर इतने समय से मैं उससे मिला नहीं। इसके बाद वो एक रैबिट डॉल उठाकर कहता है, लिटिल यू की पुरानी रैबिट डॉल बहुत पुरानी हो गई है, उसे नई दिलाते हैं। उसी समय पीछे से आवाज आती है, मिस्टर लिन चेन, सच में आप यहाँ मिले? जिस पर वो पलट कर देखता है और कहता है, हेलो डॉक्टर ली। फिर डॉक्टर ली मुस्कुराकर कहते हैं, हाल ही में साइकोलॉजी सेंटर के बच्चों ने काफी अच्छा बिहेवियर किया है, इसलिए मैं उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स दिलाने आया हूँ। यह सुनकर लिन चेन सोचता है, मतलब इसमें लिटिल यू का भी हिस्सा है। फिर डॉक्टर ली उसके हाथ में रैबिट डॉल देखकर पूछते हैं, ये लिटिल यू के लिए खरीद रहे हैं? यह सुनकर लिन चेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, मुझे तो पूरा नाम लेकर बुला रहा है, लेकिन लिटिल यू को कितनी फेमिलियरिटी से बुला रहा है। इसके बाद डॉक्टर ली कहते हैं, आपको पता है ना, लिटिल यू के पास एक रैबिट डॉल है, वो डॉल मैंने उसे गिफ्ट की थी। फिर वो आगे बताते हैं, 2 साल पहले जब मैं उसका साइकोलॉजिस्ट बना था, तब हर बार वो उस डॉल को अपने साथ लेकर आती थी। वो बाकी बच्चों के साथ खेलती भी नहीं थी, बस अकेले कोने में बैठकर उसी रैबिट डॉल को पकड़कर रहती थी। अभी कुछ समय पहले ही उसने बाकी बच्चों के साथ ड्राइंग बनाना शुरू किया है। यह सुनकर लिन चेन चुप हो जाता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, तो वो रैबिट डॉल मैंने उसे गिफ्ट की थी, मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया, फिर भी उसने उसे ट्रेजर की तरह संभाल कर रखा। इसके बाद डॉक्टर ली गंभीर होकर कहते हैं, मिस्टर लिन चेन, वो रैबिट डॉल और आप दोनों ही लिटिल यू के दिल में एक कांटे की तरह हैं। फिर वो साफ आवाज में कहते हैं, पिछले कई सालों तक आपने लिटिल यू के साथ जो बिहेवियर किया, उसने उसकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाला है। बड़ी मुश्किल से वो धीरे धीरे इस दर्द से बाहर निकल रही है। इसके बाद डॉक्टर ली सीधे कहते हैं, इसलिए अभी आपको उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, तभी उसकी रिकवरी और अच्छी होगी। यह सुनकर लिन चेन तुरंत कहता है,
लेकिन मैं उसका फादर हूँ। अगर मैं उसके साथ रहूं तो क्या ट्रीटमेंट के लिए वो बेहतर नहीं होगा? जिस पर डॉक्टर ली सिर हिलाकर कहते हैं, आप गलत नहीं कह रहे। एक बच्चे के लिए फादर का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर वो गंभीर होकर पूछते हैं, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप हमेशा लिटिल यू के साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे? क्या आप फिर कभी पहले जैसे नहीं बनेंगे? यह सुनकर लिन चेन का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं, अगर फिर से आपने उसे हर्ट किया तो इस बार उसका दर्द कई गुना ज्यादा होगा, और अगर अगली बार उसने अपना दिल बंद कर लिया तो फिर क्या होगा? यह सुनकर लिन चेन अंदर ही अंदर डरने लगता है। फिर वो सोचता है, अभी वाला मैं सच में गुनयानन और लिटिल यू से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मेरी मेमोरीज वापस आ गईं और मैं फिर पहले जैसा बन गया तो? इसके बाद वो मन ही मन सोचता है, एक छोटे बच्चे का दिल इतना दर्द कैसे सह पाएगा? पहले प्यार मिलना, फिर उसे खो देना। लिटिल यू के लिए ये बहुत बड़ा शौक होगा। उधर डॉक्टर ली आखिरी बार कहते हैं, मिस्टर लिंचेन, अगर मैं आपकी जगह होता तो लिटिल यू के लिए इस जगह से दूर चला जाता, उसकी दुनिया से बाहर निकल जाता। तभी उसकी रिकवरी पर दोबारा असर नहीं पड़ेगा। लिटिल यू से दूर जाना, इस घर से दूर जाना, गुनयानन को छोड़ देना, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगले ही पल लिन चेन को कुछ अजीब महसूस होता है। फिर वो अचानक डॉक्टर ली की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर, आप लिटिल यू के साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको हमारा रिश्ता अच्छा होता हुआ देखकर खुशी नहीं हो रही? यह सुनते ही डॉक्टर ली हल्का सा चौंक जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन चेन उसकी बातों के पीछे का मतलब समझ जाएगा। फिर वो तुरंत खुद को संभालते हुए कहता है, मिस्टर लिन चेन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा था। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर लिन चेन ठंडी आवाज में कहता है, आप सिर्फ लिटिल यू के साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। फिर वो सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है, और एक बात साफ सुन लीजिए, मैं कभी भी गुनयानन और लिटिल यू को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वो तुरंत पीछे मुड़ता है और घबराकर कहता है, नियननियन और लिटिल यू कहाँ हैं? बाहर निकलते ही वो मन ही मन सोचने लगता है, धत्त तेरे की, मैं तो लगभग इस आदमी की बातों में आ ही गया था। सच में साइकोलॉजिस्ट अलग ही लेवल के होते हैं, सीधे इंसान की सबसे कमजोर जगह पर वार करते हैं। अच्छा हुआ मैं समय रहते संभल गया। उधर डॉक्टर ली अकेले खड़े सोचने लगता है, ये लिन चेन उम्मीद से ज्यादा मुश्किल इंसान निकला। फिर वो मन ही मन याद करता है, पहले जब भी मैं गुनयानन से बात करता था, हमेशा टॉपिक सिर्फ लिटिल यू होता था। मैंने कई बार लिन चेन के बारे में इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश की, लेकिन गुनयानन ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो सोचता है, मुझे लगा था दोनों के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, शायद बच्चा भी मजबूरी में हुआ होगा, इसलिए मैंने सोचा था कि लिटिल यू का इस्तेमाल करके लिन चेन को खुद ही दूर जाने पर मजबूर कर दूं, लेकिन वो इस जाल में फंसा ही नहीं। इसी बीच बाहर से गुनयानन की आवाज आती है, आह चेन, देखो मैंने क्या खरीदा। जिस पर लिन चेन तुरंत मुस्कुरा देता है। फिर डॉक्टर ली हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है मैंने डिस्टर्ब कर दिया। इसके बाद वो मन ही मन खुद को शांत करते हुए सोचता है, कोई बात नहीं, मैं 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है, जिस पर सर्वेंट आकर कहता है, यंग मास्टर, बड़ी मिस ने मैसेज भेजा है, आज रात उनकी एक पार्टी है, इसलिए वो थोड़ी देर से घर आएंगी। जिस पर लिन चेन कहता है, हाँ, उनका मैसेज मुझे मिल गया। इसके बाद वो घर के अंदर जाते हुए जोर से कहता है, लिटिल यू, पापा आ गए, और पापा तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाए हैं। फिर डोंग शाओजी आगे बढ़कर कहता है, और तुम्हारे गॉडफादर की तरफ से भी गिफ्ट है, मैं तुम्हारे पापा का बेस्ट फ्रेंड हूँ, याद है ना मुझे? जिस पर लिटिल यू धीरे से सिर हिलाती है। फिर डोंग शाओजी खुश होकर कहता है, हमारी लिटिल यू कितनी अच्छी बच्ची है, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हें पसंद आया? इसके बाद लिन चेन एक नई रैबिट डॉल निकालता है और कहता है, देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी पुरानी रैबिट डॉल जैसी है, तुम्हें पसंद है ना? लेकिन उसी पल उसे डॉक्टर ली की बातें याद आ जाती हैं। तुम और वो रैबिट डॉल दोनों ही लिटिल यू के दिल में कांटे की तरह हो। यह सोचते ही लिन चेन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, अगर ऐसा है तो शायद पुरानी रैबिट डॉल बदल देने से लिटिल यू की हालत बेहतर हो जाए। लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि लिटिल यू अपनी पुरानी रैबिट डॉल को बहुत कसकर पकड़े हुई है, जिस पर वो अचानक रुक जाता है और सोचता है, शायद मैं गलत था। लिटिल यू अपनी पुरानी डॉल से सच में बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो इतनी समझदार है कि नई डॉल लेने के लिए पुरानी को धीरे से छोड़ देती है। फिर वो धीरे से सोचता है, ये कोई कांटा नहीं है, ये तो पिछले कई सालों में लिटिल यू के पास बची हुई अकेली गर्माहट थी। इसके बाद वो प्यार से लिटिल यू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेबी, पुरानी वाली भी रखो और नई वाली भी, दोनों तुम्हारी हैं। यह सुनते ही लिटिल यू की आंखें चमक उठती हैं। फिर डोंग शाओजी अचानक भावुक होकर कहता है, यार, पहले तो इतना क्रूअल कैसे हो सकता था? यह सुनकर लिन चेन धीरे से कहता है, मुझे पता है कि डॉक्टर ली की बातें गलत नहीं थीं, लेकिन वो एक बात नहीं जानता। फिर वो लिटिल यू और गुनयानन को देखते हुए मन ही मन कहता है, चाहे मेरी मेमोरीज वापस आए या ना आए, मेरे दिल की गहराई में जो प्यार है वो कभी नहीं बदलेगा। मैं गुनयानन से प्यार करता हूँ, और लिटिल यू,
मेरी सबसे प्यारी बेटी है। कुछ देर बाद गु नियानन घर लौटती है, जिस पर लिन चेन तुरंत उसके पास जाकर पूछता है, तुम आ गई? बहुत टायर्ड हो क्या? फिर गु नियानन लिटिल यू के हाथ में 2 रैबिट डॉलर्स देखकर मुस्कुराकर पूछती है, अरे हमारी लिटिल यू के पास 2 रैबिट्स कैसे आ गई? जिस पर लिटिल यू खुश होकर कहती है, पापा ने खरीदी हैं। इसके बाद लिन चेन थोड़ा गंभीर होकर कहता है, नियानन आज डॉक्टर ली ने मुझसे कुछ बातें की। यह सुनते ही गु नियानन का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। फिर वो धीरे से पूछती है, उन्होंने क्या कहा? जिस पर लिन चेन सीधे कहता है, उन्होंने कहा कि मुझे तुम दोनों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं फिर से लिटिल यू को हर्ट कर सकता हूँ। यह सुनकर गु नियानन तुरंत घबरा जाती है और कहती है, चेन, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं बस डरती हूँ। जिस पर लिन चेन उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे पता है तुम्हारा डर वही है जो मेरा भी है। फिर वो गंभीर आवाज में कहता है, मुझे भी डर लगता है कि कहीं मैं अचानक फिर वही कमीना इंसान ना बन जाऊं। मुझे डर है कि तुम दोनों को फिर दुख न मिले। इसके बाद वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, लेकिन मैं अपने अभी वाले खुद को मजबूती से पकड़ कर रखूंगा, चाहे मेमोरीज वापस भी आ जाएं, फिर भी मैं तुम्हें और लिटिल यू को कभी हर्ट नहीं करूंगा। यह सुनते ही गूस नियानैन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर वो कांपती आवाज में कहती है, चेन, मैं पिछले 4 सालों से सिर्फ यही बात सुनना चाहती थी। अगले दिन लिन चेन और गु नियानैन फिर से डॉक्टर ली के क्लिनिक पहुंचते हैं, जिस पर डॉक्टर ली हल्का मुस्कुराकर कहता है, मिस्टर लिन चेन, मिस गु, आप लोग आ गए। लेकिन इस बार लिन चेन सीधा कहता है, डॉक्टर ली, आज मैं साफ साफ बात करने आया हूँ। फिर वो गुरिमान चिरापके नियानैन और लिटिल यू की तरफ देखकर कहता है, लिटिल यू मेरी बेटी है, गु नियानैन मेरी वाइफ है, मैं कभी भी इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो ठंडी आवाज में कहता है, आपका काम लिटिल यू को ठीक करना है, न कि हमारे परिवार को तोड़ना, और ना ही लिटिल यू की चिंता का बहाना बनाकर कोई और मकसद पूरा करना। यह सुनते ही डॉक्टर ली का चेहरा बदल जाता है। फिर वो कहता है, मिस्टर लिन चेन, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। जिस पर लिन चेन सीधे कहता है, आप गु नियानैन को पसंद करते हैं ना? फिर वो आगे कहता है, पहली मुलाकात में ही आपकी आंखें सब बता रही थीं। जब आपने मुझे गु नियानैन के साथ देखा तब आपको जलन हुई, और जब आपने मुझे लिटिल यू के करीब देखा तब आप मुझे दूर भेजना चाहते थे। यह सुनकर डॉक्टर ली तुरंत कहता है, मैं सिर्फ लिटिल यू की भलाई चाहता हूँ। लेकिन लिन चेन उसे बीच में रोकते हुए कहता है, मैं बदलूंगा या नहीं ये मेरा मामला है, लेकिन आपको मेरी फैमिली में दखल देने का कोई हक नहीं। फिर वो साफ आवाज में कहता है, आज के बाद लिटिल यू का ट्रीटमेंट किसी दूसरे डॉक्टर के पास होगा। जिस पर गु नियानैन भी धीरे से कहती है, डॉक्टर ली, पिछले 2 सालों में आपने लिटिल यू का बहुत ध्यान रखा, उसके लिए धन्यवाद। बाकी पेमेंट हम पूरी कर देंगे, लेकिन अब आगे हमें दोबारा मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद लिन चेन लिटिल यू को गोद में उठाकर कहता है, बेबी, अब हम किसी और जेंटल डॉक्टर के पास जाएंगे। यह सुनकर गु नियानैन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, चेन, तुम्हारे साथ होना कितना अच्छा लगता है। जिस पर लिन चेन तुरंत जवाब देता है, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद कुछ दिनों तक लिन चेन सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करता रहता है, और आखिरकार उसे वो सच पता चल जाता है जिसने पिछले कई सालों की सारी मिस्ट्री साफ कर दी। फिर वो गु नियानन से कहता है, अब मुझे पता चल गया है कि मैं पिछले कुछ सालों में इतना बदल क्यों गया था। ये स्प्लिट पर्सनैलिटी या मेमोरी प्रॉब्लम नहीं थी, ये सब लिन मोमो और सुसिमिन की चाल थी। यह सुनकर गु नियानैन शॉक्ड रह जाती है। जिस पर लिन चेन आगे कहता है, उस समय यूनिवर्सिटी पार्टी में उन्होंने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थी। वो ऐसी दवा थी जो इंसान की मेंटल कंडीशन को धीरे धीरे खराब करती है। इंसान जिद्दी, चिड़चिड़ा और इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है, और उसी दौरान वो दोनों लगातार मुझे मैनिपुलेट करते रहे। इसी वजह से मैं धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आता गया और तुम दोनों के साथ इतना कोल्ड बिहेवियर करने लगा। इसके बाद वो और भी गुस्से में कहता है, यहाँ तक कि मेरा कार एक्सीडेंट भी एक्सीडेंट नहीं था। लिन मोमो ने जानबूझकर मेरी कार के ब्रेक्स खराब करवाए थे। वो चाहती थी कि एक्सीडेंट हो और उसका सारा ब्लेम तुम पर आ जाए। कुछ देर बाद लिन चेन सीधे लिन मोमो के सामने पहुंच जाता है, जिस पर लिन मोमो एक्साइटेड होकर कहती है, चेन, आखिर तुम मुझे ढूंढते हुए आ ही गए। मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन अगले ही पल लिन चेन ठंडी आवाज में कहता है, लिन मोमो, तुम और सुसिमिन ने जो घटिया काम किए हैं तुम्हें खुद सब याद होगा। यह सुनते ही लिन मोमो घबरा जाती है और कहती है, लिन चेन, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जिस पर लिन चेन उसके सामने एविडेंस फेंकते हुए कहता है, झूठा इल्जाम? ये देखो, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तुम लोग मेरी कार के ब्रेक्स खराब कर रहे हो, और ये रिकॉर्डिंग जिसमें तुम गु नियानैन को प्रोजेक्ट्स के लिए थ्रेटन कर रही हो, सबूत यही है। यह सुनकर लिन मोमो का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। फिर वो घबराकर कहती है, ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जिस पर लिन चेन ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम लोग इतने बड़े इडियट हो कि सच एक ना एक दिन बाहर आना ही था। फिर वो गुस्से में कहता है, तुमने मुझे इस्तेमाल करके गु नियानैन और लिटिल यू को हर्ट किया, अब इसका हिसाब होगा। इसके बाद वो सीधे फोन निकालकर कहता है, हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी है। ये सुनते ही लिन मोमो घबराकर उसके हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, चेन, मैंने सच में तुमसे प्यार किया था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सच में उसका प्यार कभी प्यार था ही नहीं, उसके दिल में सिर्फ चालाकियां और जहर भरा हुआ था। इसके बाद लिन मोमो और सुसिमिन को उनके सारे क्राइम्स के लिए कानून के हिसाब से सजा मिल जाती है। कुछ दिनों बाद घर के अंदर फिर से वही पुरानी गर्माहट लौट आती है, जिस पर गु नियानन मुस्कुराकर फोन पर कहती है, चेन,
आज जल्दी घर आ जाना। लिटिल यू कह रही थी कि उसे पापा की याद आ रही है। यह सुनते ही लिन चेन तुरंत मुस्कुराकर जवाब देता है, अभी आता हूँ। तुम्हारा हस्बैंड आज टाइम पर घर पहुंचेगा? उधर लिटिल यू अपनी रैबिट डॉल को पकड़े धीरे धीरे चलते हुए खेल रही होती है। फिर वो छोटी सी आवाज में खुद से कहती है, बनी चलती जाती है और आखिर में अपने घर का रास्ता ढूंढ ही लेती है। यह देखकर गु नियानयन प्यार से मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है मेरी प्रिंसेस, अब सोने का टाइम हो गया। इतने में लिटिल यू अचानक मुड़कर धीरे से कहती है, पापा। यह सुनते ही दोनों वहीं रुक जाते हैं, जिस पर लिन चेन की आंखें अचानक भर आती हैं और वो कांपती आवाज में कहता है, बेबी तुमने पापा कहा? 4 सालों बाद लिटिल यू आखिरकार दोबारा बोलती है और उसके मुंह से निकली ये छोटी सी पापा की आवाज लिन चेन के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज बन जाती है। फिर लिटिल यू हाथ फैलाकर कहती है, पापा मुझे हक चाहिए, जिस पर लिन चेन तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उधर गु नियानयन धीरे से पूछती है, चेन क्या तुम्हारी मेमोरीज थोड़ी वापस आई? लेकिन इस बार लिन चेन शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और कहता है, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। यह सुनकर गु नियानयन धीरे से पूछती है, क्यों? जिस पर लिन चेन उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्योंकि चाहे मुझे पास्ट याद आए या ना आए, मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लिटिल यू से प्यार करता हूं और इस फैमिली से प्यार करता हूं। फिर वो लिटिल यू को और कसकर पकड़ते हुए कहता है, पास्ट में मैंने बहुत गलतियां की। मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल खो दिए, अपनी बेटी के साथ बिताने वाले 4 साल खो दिए और जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे अकेले सारी तकलीफें सहने दी। इसके बाद वो धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। फिर वो गु कुसनियानन का हाथ पकड़कर कहता है, अब से आने वाले हर दिन हर पल मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा, कभी दूर नहीं जाऊंगा। उस रात घर के अंदर हल्की रोशनी चमकती रहती है। लिटिल यू अपने पापा की बाहों में चैन से सो जाती है और लिन चेन मन ही मन खुद से वादा करता है कि अब वो अपनी जिंदगी का एक भी सेकंड दोबारा बर्बाद नहीं होने देगा।